बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। तो गाइस, आज हम 1 आवर वाली वीडियो के अंदर रिस्पायरेटरी पैथोलॉजी का एक सुपरफिशियल सा रिव्यू करेंगे। जिन्होंने लास्ट डेज एग्ज़ाम नाइट्स की तैयारी करनी है ना, और एक रिव्यू करना चाह रहे हैं पूरी रिस्पायरेटरी पैथोलॉजी को। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो पास्ट यूक्यूज़ हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। होपफुली कुछ ना कुछ हेल्प हो जाएगी। हमें पता है क्या लंग्स का काम क्या है, CO2 और O2 की एक्सचेंज करवाने के लिए, ठीक है। तो हमने एमब्रियो के अंदर पढ़ा था कि हमारे पास जो गट होती है ना, ठीक है, उसकी एंटीरियरली एक आउटपोचिंग होती है और वहाँ से हमारे पास क्या होता था, ट्रेकिया बनता था। ट्रेकिया फिर बाइफरकेट करता था राइट लंग और लेफ्ट लंग के अंदर, वो हो जाता था, ठीक है। फिर राइट लंग के अंदर फिर वो ब्रोंकाई होता था, जिसके अंदर सी शेप्ड कार्टिलेज होते थे, ब्रोंक्यूल होते थे, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, फिर हमारे पास एसिनस बनते थे, रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल, और हमारे पास एंड पे एल्वियोलर सैक, और वहाँ से हमारे पास गैसेस का एक्सचेंज होता था। ये तो थी हमारी सारी फिजियोलॉजी वाली बातें और एम्ब्रियो वाली, ठीक है। फिर हमने जो है ना वो देखा था किसी दौर के अंदर एफएससी के अंदर कि एल्वियोलर वाल जो है ना, उसकी जो है ना वो हमारे पास एक्सचेंज ऑक्सीजन जब आती है ना, तो वो एल्वियोलर वाल से सबसे पहले गुजरती है। फिर उसके नीचे बिल्कुल हमारे पास इंटरस्टिशियम होता है, फिर हमारे पास कैपिलरीज होती है, फिर एपिथेलियम होती है, फिर हमारे पास वहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। उसके बाद मतलब ये 5 लेयर को गुजारने के बाद हमारे पास यहाँ से ऑक्सीजनेशन हो जाती थी, ठीक है। फिर हमने एल्वियोलर वाल को थोड़ा सा डिस्कस किया, तो इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास एपिथेलियम होती है, ठीक है, और साथ में हमारे कौन सी होती थी, सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम थी ना, ठीक है। और इसके अंदर जो है ना हमारे पास क्या थे, एल्वियोलर सेल्स थे, ठीक है। एल्वियोलर वाल के अंदर 2 टाइप्स के सेल थे, एक था हमारे पास टाइप 1 और टाइप 2। जो टाइप 1 वाले सेल होती हैं, उनका काम था हमारे पास एक्ट करना एज अ ब्लड एयर बैरियर के तौर पे, लेकिन जो टाइप 2 वाले थे, उनका काम था हमारे पास वो बनाना है सर्फेक्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे वो बात की हुई है कि एल्वियोलर वाल के अंदर एपिथेलियम होती है और 2 टाइप के सेल होते हैं। टाइप 1 जो 95% है, जिन्होंने हमारा पास ये बैरियर बनाना होता है। ये सपोज करें कैपिलरीज है ना, और यहाँ पे एल्वियोलर वाल, और जबकि टाइप 2 का काम सर्फेक्टेंट है, जो वहाँ पे जो है ना एक किस्म की मुलायम सी सिचुएशन पैदा कर देता है, जिसकी वजह से लंग्स आपस में रगड़ते नहीं है, रगड़ नहीं खाते, वो सारी की सारी कंडीशन, ठीक है। फिर हम डिस्कस किया डिजीज़ ऑफ द मतलब कौन कौन सी रिस्पायरेटरी डिजीज़ होती हैं, वो हमारे पास आ जाती है, एम्फेसीमा, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस वगैरह। सेकंड पे डिजीज़ ऑफ वेल्वुलर कंपोनेंट में कह रहे हैं हमारे पास, अगर वेस्कुलर कंपोनेंट वेसल का मसला हो सकता है, जो कि डिजीज़ रिस्पायरेशन के अंदर मसला कर सकता है, जिसके अंदर पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, और कोई भी वेल्वुलर प्रॉब्लम और हो सकती है। आगे हम पढ़ेंगे वेस्कुलाइटिस वगैरह, हमने देखा था लास्ट वीडियो में भी। इंटरस्टिशियम की अंदर डिजीज़ क्या क्या हो सकती है, कोई भी इन्फेक्शन है, कोई निमोनिया है, कोई टीबी है, या कोई भी ट्यूमर है, ठीक है। तो यूँ समझ लो कि एक हमारे पास लंग्स है, ठीक है, इसके अंदर क्या हो सकता है, अस्थमा जब होता है तो क्या होता है, ये हमारे पास क्लोज हो जाता है। ब्रोंकाइटिस हो सकता है, इनकी इन्फ्लामेशन, या फिर हमारे पास क्या होगा, एम्फेसीमा, जो कि स्मोकिंग वाले होते हैं, उनके अंदर क्या आता है, एल्वियोलर, वो सारी की सारी डैमेज हो जाती है। सेकंड पार्ट में हमारे पास है एटिलैक्टेसिस। व्हाट इज़ एटिलैक्टेसिस? जिसके अंदर हमारे पास लंग्स कोलैप्स कर जाए, जिस तरह ये गुब्बारा होता है, ठीक है, उसको सुई मारें तो वहाँ पे हमारे पास फट जाता है गुब्बारा, और दोबारा जितनी मर्ज़ी हवा भर लें वैसा नहीं फूलता। तो सेम वैसा ही है कि लंग्स जो है ना उसमें कोलैप्स कर जाती हैं। वजह क्या है, डिफ्लेटेड हो जाना, ये लॉस ऑफ वॉल्यूम हो जाना, और वो नॉट प्रॉपरली इन्फ्लेटेड। कॉम्प्लिकेशन क्या है, जब एयरवे कोलैप्स कर जाएगा हमारे पास, ऑक्सीजनेशन बॉडी में नहीं होगी, और टिश्यू एट द एंड क्या चला जाएगा, डेथ और इस्कीमिया के अंदर चला जाएगा, ठीक है। अब जो है ना इंपॉर्टेंट बात यहाँ से हमारी शुरू हो रही है। कॉम्प्लिकेशन जो है ना वो इसकी क्या क्या है हमारे पास, जो कि डिपेंड करती है लंग्स की कोलैप्सिंग के ऊपर। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास जो एटिलैक्टेसिस है ना, उसकी टाइप्स अभी पूछी गई थी एक दफ़ा यूक्यूज़ के अंदर। नंबर 1 पे हमारे पास है रिज़ॉर्प्शन, फिर कॉन्ट्रैक्शन, और फिर हमारे पास था कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो CR सुकेर्स का एक निमोनिक है हमारे पास, ठीक है। रिज़ॉर्प्शन है, कंप्रेशनल है, और कॉन्ट्रैक्शनल एटिलैक्टेसिस है। जो रिज़ॉर्प्शन होता है, ये सपोज़ करें हमारे पास लंग्स है ना, तो यहाँ पे अगर मैं कोई चीज़ फंसा दूँ, तो बाहर से न्यू एयर अंदर नहीं आएगी, तो अंदर वाली एयर ही जो है ना वो लंग्स खुद ऑब्ज़र्व कर लेंगे, और जो अब अंदर वाली एयर ऑब्ज़र्व हो जाएगी तो लंग्स यूँ करके कोलैप्स कर देगा। इसे हम कहेंगे रिज़ॉर्प्शन एटिलैक्टेसिस, ठीक है। पुरानी गैसेज़ सारी जो लंग्स के अंदर थी वो जज़ब होगी, अंदर कोई बाहर से नई ऑक्सीजन नहीं आई, कोई एयर नहीं आई, लंग कोलैप्स कर गई हैं। तो वो कह रहा है यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, किसी भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में या एटिलैक्टेसिस, या जिन लोगों को ब्रोंकाइटिस होता है, या दमा की कंडीशन के अंदर क्या होता है कि वो लंग्स कोलैप्स कर जाती हैं। फिर वो वहाँ पे क्या होगा, म्यूकस की जो है ना वो सिक्रीशन ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे म्यूकस ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, वो क्या बनाएगा, एक म्यूकस प्लग बना देगा, ठीक है, जो कि मज़ीद इस एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। अगर दमा की वजह से इसकी नैरोइंग हो गई थी, तो यहाँ पे म्यूकस प्लग बन के सोने पे सुहागा इसको मज़ीद जो है ना ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा। और हमारे पास या फिर हो सकता है यहाँ पे कोई ट्यूमर मास हो, वो इसको ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है, या उसने कोई सिक्का वगैरह खा लिया है, तो कॉइन अगर खा लिया तो इसकी वजह हमारे पास क्या चीज़ होगी, रिज़ॉर्प्शन एटिलैक्टेसिस होगी। नंबर सेकंड में हमारे पास है कंप्रेशनल।
मतलब कि लंग्स के गिर्द क्या होती है, दो तरह की लेयर, पैराइटल हो गया और विसरल प्लूरा होता है। अंदर वाला विसरल होता है, बाहर वाला पैराइटल होता है। ठीक है, अब जो कह रहा है इनके दरमियान जो कैविटी से हम कहते हैं प्लूरल कैविटी। यहाँ पे कह रहा है इन प्लूरल कैविटी सम टाइम मटेरियल अकामुलेटेड। हो सकता है इस प्लूरल कैविटी के अंदर कोई हवा आ जाए, कोई हमारे पास फ्लूइड आ जाए ऐसा। ठीक है, तो उस फ्लूइड और हवा की वजह से हमारे पास क्या होगा, सारे के सारे जो है ना वो प्रेस करेगा अंदर जो हमारे पास लंग्स पड़ा हुआ है उसको। ठीक है, तो ये देखो, ये हमारे पास ये अगर दरमियान में लंग्स पड़ा है और बाहर से कंप्रेस होता रहे, एक वक्त है लंग्स को बिल्कुल एटिलेक्टेसिस के बाद कोलेप्सिंग करवा देगा। ठीक है, तो इस तरह की हम कहते हैं इसको कंप्रेशनल एटिलेक्टेसिस। अगर हवा आ गई है पैराइटल और विसरल के दरमियान, इसे हम कहेंगे न्यूमोथोरैक्स। अगर हमारे पास फ्लूइड आ गया तो हमारे पास हम इसको कहेंगे हाइड्रोथोरैक्स कहेंगे। ठीक है, फिर वो कह रहा है हमारे पास ये प्रेस करते हैं लंग्स को। अब हमारे पास नंबर थर्ड पे कॉन्ट्रैक्शनल एटिलेक्टेसिस। इसके अंदर क्या होता है, लंग्स के अंदर अगर किसी भी किस्म की फाइब्रोसिस हो गई है, मल्टीपल इंजरीज हो गई हैं, तो फाइब्रोसिस रिड्यूस दी लंग्स वाली है। जब यहाँ पे हवा नहीं आना था, वहाँ पे अब फाइब्रोसिस सारी की सारी पड़ी हुई है, तो हम ऑक्सीजनेशन कम हो रही है वहाँ पे। एक वक्त आएगा कि वो सारे के सारे इसको फिल कर लेगा और हमारे पास लंग कोलैप्स कर जाएगा, जिसकी वजह से हम इसे कहेंगे ये हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन एटिलेक्टेसिस है। तो एक MCQ आया था कि अगर बच्चे ने सिक्का फंसा लिया है तो उसके अंदर कौन सा एटिलेक्टेसिस होगी, तो वो रिजॉर्प्शन एटिलेक्टेसिस होगी। ठीक है, फाइब्रोसिस होगी तो कॉन्ट्रैक्शन। कंप्रेशन में हमारे पास क्या होगी, उसने पानी ने या हवा ने कंप्रेस किया है, पानी या हवा ने कंप्रेस कर दिया है। ठीक है, कंप्रेसर होता है ना जिसके अंदर हमारे पास हवा भरी जाती है, तो वो सारे के सारे वहाँ से याद कर लेना कि हवा भरने वाला में कंप्रेशनल होगी। ठीक है, अब वो वहाँ पे कहता है कि एटिलेक्टेसिस ड्यू टू फाइब्रोसिस, ये वाली भी हम इसको ठीक कर सकते हैं, इसको भी हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन ये जो फाइब्रोसिस है ये इरिवर्सिबल है। ठीक है, तो ये हमारे पास कह रहा है कि हमारे पास ये इरिवर्सिबल है, इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लंग्स को बस निकालना पड़ता है। नंबर थर्ड पे हमारे पास है एक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ये मैंने बड़ी जल्दी में लेक्चर बनाया, होपफुली आपको जो है ना कुछ समझ आ जाएगी। ARDS मतलब जो प्री टर्म, जो बच्चे वक्त से पहले जो बच्चे पैदा हो जाते हैं उनके अंदर क्या होता है, सर्फेक्टेंट बहुत कम होता है, वो रिस्पायरेटरी स्ट्रेस के अंदर हमारे पास होती है। इनके अंदर RDS रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, इसमें अब एक्यूट का लफ्ज़ नहीं होता उनके लिए। ठीक है, अगर साथ में लिख दे कि एक्यूट रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, इसका दूसरा नाम है शॉकिंग लंग सिंड्रोम या स्टिफ लंग सिंड्रोम या हाइलेंड मेम्ब्रेन या फिर नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा। ठीक है, ये सारे एक ही बीमारी के नाम है और इसके अंदर हमारे पास कम से कम 7 दिन लगते हैं। ठीक है, अगर आज रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम क्या है, तो वो बच्चों में होती है जो जल्दी पैदा हो जाती है। उनके अंदर क्या होता है, टाइप 2 जो एल्वियुलर सेल है ना, न्यूमोसाइट्स, ठीक है, वो हमारे पास नहीं होते, जो कि टाइप 2 हमारे पास क्या प्रोड्यूस करे, सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस कर रहे थे न्यूमोसाइट्स। अब वो नहीं होंगे तो हमारे पास क्या होगा, उसके जो है ना लंग्स जो हमारे पास वो जो है ना वो स्ट्रेस के अंदर आ जाएंगे और वो बच्चे की डेथ हो जाएगी, कोलैप्स कर जाएंगे। एक्यूट के लिए कम से कम 7 दिन लगती है। इसका दूसरा नाम है शॉकिंग लंग्स, स्टिफ लंग्स, हाइलैंड में ब्रेन डिजीज या नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी। एनी इंसल्ट इंजरी या ट्रोमा टू दी लंग्स जो है ना वो कह रहा है कि हमारे विद इन 7 डेज। ठीक है, तो हमारे पास क्या करेगा, रिस्पिरेटरी फेल करेगा और हमारे पास डेथ ऑफ द पेशेंट करवा देगा। अब हमारे पास उसने कहा हुआ कि काजेज क्या है, या तो कह रहा है कि डायरेक्ट हो सकता है या फिर हमारे पास इनडायरेक्ट इंजरी हो सकती है। डायरेक्ट में कह रहा है कि नमूनिया हो सकता है, गैस्ट्रिक एस्पायरेशन या टॉक्सिक गैस हमारे पास इन्वॉल्व होगी। ठीक है, तो हमारे पास वो डायरेक्ट अक्यूट रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस के अंदर आ जाएगा। अब इसको देखो ना यार। ठीक है, ARDS में वो कह रहा है कि या तो डायरेक्ट हो सकता है या फिर हमारे पास इनडायरेक्ट हो सकता है। डायरेक्ट में क्या है, नमूनिया हो, एस्पायरेशन कोई की मतलब मेजे से कोई चीज़ उसकी फेफड़ों में चली गई है, या फिर टॉक्सिक गैस जो है ना उसके अंदर वो इस किसी ऐसे इलाके में काम कर रहा था जहाँ पे टॉक्सिक गैस थी। इनडायरेक्ट में क्या है, बैक्टीरिया हो सकता है, कोई भी मैकेनिकल ट्रोमा, पैंक्रियाटाइटिस, या फिर अगर वो जल गया है बंदा तो उसके अंदर भी जो है ना वो एक्यूट रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस का सिंड्रोम होगा हमारे पास। इसके अंदर भी लंग्स के अंदर स्टिफनेस आ जाएगी, लंग्स जो है ना वो हमारे पास शॉक के अंदर चले जाएंगे, नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा वहाँ पे सारे का सारा डिवेल्प हो जाएगा। ठीक है, होपफुली ये अब आपको आ जाएगा। ARDS डायरेक्ट भी है, इनडायरेक्ट भी है। डायरेक्ट के अंदर आपने नमूनिया और वो टॉक्सिक गैस या गैस्ट्रिक एस्पायरेशन, इनडायरेक्ट में आपने बैक्टीरिया, मैकेनिकल पैंक्रियाटाइटिस या बर्न हो गया। मोस्ट कॉमन काज ऑफ नमूनिया क्या है, डिफ्यूज्ड एल्व्यूलर जो है ना वो डैमेज अगर दिख जाता है ना, तो हमारे पास बुक के अंदर एक डायग्राम बनी होगी, आप बुक साथ अपनी खोल लेंगे तो वहाँ पे आपको डिफ्यूज एल्व्यूलर डैमेज आपको नज़र आ जाएगा। तो मोस्ट कॉमन काज नमूनिया का क्या है, डिफ्यूज्ड एल्वुलर डैमेज। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, हमारे पास लंग्स के अंदर रेजिडुअल मैक्रोफेजेज होती हैं, टाइप 1 और टाइप 2 न्यूमोसाइट। ये यहाँ पे हमने देखे हैं ना, ये मैंने 2 सेल की बात कर रहे थे, टाइप 1 और टाइप 2। तो टाइप 1 न्यूमोसाइट का काम हमारे पास ब्लड एयर बैरियर बनाना है, जबकि टाइप 2 का काम हमारे पास जो सर्फेक्टेंट बनाना है। ठीक है, तो ये न्यूमोसाइट्स का काम होता है। अगर इंजरी टू दी लंग्स होगी तो इसके अंदर जो हमारे पास एंडोथीलियम
देखो ये लंग्स हमारे पास सारे का सारा, यहाँ पे फिर लंग्स और कैपिलरीज की तरह इंटरस्टिशियम है, उसके बाद ये नीचे कैपिलरीज आती है। ये नॉर्मल हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर कोई होता है, रफ साइकिल डायग्राम बनाई हुई है, ठीक है। देखो इंजरी हुई लंग्स को, एंडोथीलियम जो है ना वो डैमेज होगी विद इन 30 मिनट्स के अंदर। वो कह रहा है हमारे पास इसकी जो एंडोथीलियम है वो डैमेज होगी, तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे रेजिडुअल मैक्रोफेजेस जो है ना वो आना शुरू कर देंगे उसको खाने के लिए, ठीक है। जहाँ पे इंजरी हुई है वहाँ पे मैक्रोफेजेस आएंगे। अब रेजिडुअल मैक्रोफेजेस क्या करेंगे, वो सिक्रिएट करेंगे इंटरल्यूकन 8, ठीक है। इंटरल्यूकन 8 और अदर कीमोटैक्टिक एजेंट रिलीज जो कि एक्ट करेंगे ब्लड वेसल के ऊपर। रेजिडुअल मैक्रोफेजेस लंग्स के अंदर आए, इंजरी जब हुई इन्होंने इंटरल्यूकन 8 को रिलीज़ किया। इंटरल्यूकन 8 ने क्या करना है, इन्होंने आगे इस कैपिलरीज को डैमेज करना शुरू कर देना है, ठीक है। ब्लड वेसल के ऊपर अट्रैक्ट करेंगे न्यूट्रोफिल को टू दी एल्वियर सैक, ठीक है। इंटरल्यूकन 8 आया इसके पास कैपिलरीज के पास, इसे कहा तुम अपने जो है ना वो न्यूट्रोफिल यार काइंडली दो मुझे। मैक्रोफेजेस ने M1 इधर आया, इंटरल्यूकन 8 ने कैपिलरीज के पास है, इसी कहा कि तुम न्यूट्रोफिल किधर हो, तुम जल्दी से आओ लंग्स के पास पहुंचो, ठीक है। तो वहाँ से हमारे पास अट्रैक्ट न्यूट्रोफिल, फिर वो देन अगेन एल्व्यूलर मैक्रोफेजेस जो है ना वो हमारे पास एक्टिवेट हो गए। वो क्या करेंगे, इंटरल्यूकन 1 और ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर जो है ना वो रिलीज़ करेंगे। न्यूट्रोफिल जब यहाँ पे से गए यहाँ पे, तो इन्होंने जाके दूसरे मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करवा दिए जिन्होंने इंटरल्यूकन 1 और हमारे पास जो है ना ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर उसको रिलीज़ करवा दिया, जो कि एक्ट करेंगे ऑन इनकमिंग न्यूट्रोफिल में। वो फर्दर एक्टिवेशन होती रहेगी, एक साइकिल सा चल जाएगा। यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, मैक्रोफेजिस इंटरल्यूकन 8 रिलीज़ किया ब्लड वेसल के अंदर, वहाँ से हमारे पास न्यूट्रोफिल ब्लड से दोबारा लंग्स के अंदर गए, वहाँ से इन्होंने इंटरल्यूकन 1 और ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर की रिलीज़ करवाना शुरू कर दी। नाउ एक्टिवेटेड न्यूट्रोफिल जो है ना वो एक्सक्रीट करेंगे प्रोटीएज इंजाइम और ल्यूकोट्राइन। प्रोटीएज के वो क्या करेंगे, एल्विलर सैक की हमारे पास इंजरी करेंगे और वो स्टार्ट करेंगे डिस्ट्रॉइंग जो टाइप 1 और टाइप 2 न्यूमोसाइट्स है उनकी डिस्ट्रक्शन करवा देंगे। नो सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस, जब टाइप 2 ख़त्म हो जाएगा तो हमारे पास सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस नहीं होगा, तो हमारे पास क्या होगा एट दी एट, तो वो लंग्स को जो है ना आपस में जो लुब्रिकेशन थी वो ख़त्म होगी और लंग्स आपस में कोलैप्स कर गए, ठीक है। और एट दी एंड हमारे पास रिस्पायरेटरी फेलियर और हमारे पास एट दी एंड डेथ हो जाएगी। तो ये सिंपल सा एक मैकेनिज्म है, आप बता सकते हैं जब भी आपके पास एक्यूट रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का आए ना वाक़या, आपने कहना है इसको हम शॉकिंग लंग भी कहते हैं, स्टिफ लंग भी कहते हैं, हाइलेंड मेम्ब्रेन डिजीज़ भी कहते हैं। डायरेक्ट इंजरी, इनडायरेक्ट हमारे पास इंजरी होगी। डायरेक्ट इंजरी में आपने एस्थमा लिख दें, निमोनिया लिख देना, एस्पायरेशन गैस्ट्रिक एस्पायरेशन या टॉक्सिक गैस। इनडायरेक्ट में बैक्टीरिया, मैकेनिकल पैंक्रियाटाइटिस या बर्न हो सकता है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ नमूनिया क्या है, हमारे पास डिफ्यूज एल्वियर बर्न। सबसे पहले हमारे पास लंग्स को इंजरी हुई, मैक्रोफेजेस आए, ठीक है, रेजिडुअल मैक्रोफेजेस, उन्होंने इंटरल्यूकन 8 रिलीज़ किया, वो कैपिलरी से न्यूट्रोफिल को लेके आए, उन्होंने इंटरल्यूकन 1 और ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर को रिलीज़ करवाया। उन्होंने क्या किया, आगे जाके न्यूट्रोफिल की एक्टिवेशन करवाई और न्यूट्रोफिल ने प्रोटीएज एंजाइम को रिलीज़ करवाया। प्रोटीएज ने जाके टाइप 1 और टाइप 2 जो यहाँ पे थे ना नीमोसाइट्स, उनकी डिस्ट्रक्शन की। जब टाइप 1 खत्म हो गया तो ब्लड एयर बैरियर खत्म, टाइप 2 खत्म हो गया तो हमारे पास सर्फेक्टेंट खत्म, सर्फेक्टेंट खत्म, उसके बाद हमारे पास क्या होगा, लंग्स कोलैप्स और एट दी एंड डेथ हो जाएगी। तो ये एक मैकेनिज्म मैंने रफ सा लिखा हुआ है, सारे का सारा वो उसकी पैथो वाली बुक से है और कुछ मैंने अपने नोट्स बनाए हुए थे। नो, ड्यू टू एल्विलर इंजरी न्यूट्रोफिल एंड हमारे पास जो साइटोकाइन है ना वो क्या करेंगे, रिलीज जो करेंगे एपिथेलियम और एंडोथेलियम की, इन्होंने फर्दर डैमेज करनी है। जब इंजरी हुई मजीद वहाँ पे न्यूट्रोफिल आए, मजीद साइटोकाइन आए, तो उन्होंने क्या करना है, मजीद इंजरी करवा देनी है। सर्फेक्टेंट कम हुआ, वेस्कुलर लीकेज, वेसल भी डैमेज हुई तो वेस्कुलर लीकेज होगी और इन्हांस परमेबिलिटी, ब्लड लीक इनटू दिस इंटरस्टिशियम, इसको हम एक्सुडेट का नाम देते हैं, ठीक है। तो वहाँ से जो है ना वो ब्लड वेसल जो है ना वो ब्लड यहाँ से रिलीज होके ना, या जो इंटरस्टिशियम थी इस इलाके में हमारे पास अकामुलेट होना शुरू हो जाएगा, इसे हम कहेंगे ये हमारे पास ब्लड एक्सुडेट इकट्ठा हो गया है, एक्सुडेट इंटरस्टिशियम। होल डिस्ट्रक्शन डिपेंड अपॉन बैलेंस, बॉडी के अंदर जो है ना वो डिफेंस फैक्टर भी होते हैं, इंजरी इज इक्वल टू डिफेंस फैक्टर हो गया, ठीक है। जितनी इंजरी हुई है मतलब ये एक किस्म का डिफेंस फैक्टर था इंजरी के खिलाफ, लेकिन अगर इसके अंदर इम्बैलेंस होगा तभी हमारे पास ARDS हो जाएगी, ठीक है। इंजरी तय करेगी कि हमारे पास की इंजरी हुई है, रिस्पायरेटरी फेलियर कितना होगा, कितनी इंजरी हुई है, कितना रिस्पायरेटरी फेलियर होगा। मॉर्फोलॉजी में कह रहा है ड्यू टू इन्हांस परमीबिलिटी, हाइलर और फिब्रिन जो है ना वो डेपोजिशन इन दी एल्वियोलाई स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे वेसल भी डैमेज होगी, यहाँ से हमारे पास क्या होगा, परमीबिलिटी लंग्स की बहुत इंक्रीज हो गई है। वो क्या करेंगे, हाइलिन और फिब्रिन की डेपोजिशन करवाएंगे और वहाँ पे हमारे पास क्या होगा, हाइलिन मेम्ब्रेन पिंक कलर की आपको मिल जाएगी, वो स्टिफ हो जाएगी, वो रेजिस्ट करेगी लंग्स को,
जब यहाँ पे हमारे पास फिब्रिन और हाइलन डिपोजिशन होगी तो वो क्या करेगी, वो वहाँ पे लंग्स को एक्सपेंड करने से रोकेगी। ठीक है, तो फिर जब एक्सपेंडिंग से रुकेगी तो हमारे पास क्या होगा, एट द एंड रिस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा। सिंपल सा बात है। फिर मार्फोलॉजी में कह रहे हैं कि हमारे पास लंग्स जो है ना वो डार्क होंगे, नेक्रोसिस होगी, इंटरस्टिशियल एडीमा होगा, हेमरेज होगा, नेक्रोसिस एडीमा होगा। टाइप 2 न्यूमोसाइट जहाँ पे डैमेज होगी वहाँ पे सर्फेक्टेंट खत्म हो गया, वहाँ पे क्या होगा, ऑर्गेनाइजिंग स्टेज एक्सेसिवली प्रोलिफरेशन सीन होगी टू कंपनसेट। यूएसए में वो कह रहा है हमारे पास 2 लाख जो है ना वो पीपल मोस्टली अफेक्टेड होते हैं और 85% केसेस के अंदर ना 72 घंटों के अंदर अंदर ये डिजीज़ डिवेलप हो जाती है। इंजरी के 72 घंटे बहुत अहम है जब लंग को इंजरी होती है, और 30% वो कह रहे हैं मरीज़ों की हमारे पास डेथ हो जाती है। प्रोग्नोसिस क्या है, डिपेंड करना है आपने एज के ऊपर। मल्टी आर्गन फेलियर हो जाता है और साथ में पेशेंट को सेप्टिसीमिया मतलब इन्फेक्शन की तरफ वो जाना शुरू कर देता है। अच्छा, इसकी अगर अब रिकवरी की बात करें तो वो कह रहे हैं कि आधे से 1 साल 6 से 12 माह लग जाते हैं रिकवरी के अंदर, सम टाइम कभी-कभार इरिवर्सिबल होता है। ठीक है? अब हमारे पास नेक्स्ट है एम्फीसीमा के बारे में। व्हाट इज़ एम्फीसीमा? तो मैंने इसके लिए एक निमोनिक बनाया था। सीमा आंटी एक जो है ना वो है, वो क्या करती है, ढोल बजाती है। ठीक है? शादियों के ऊपर एक सीमा आंटी है वो ढोल बजाती है। मतलब वो बैरल शेप्ड अगर चेस्ट आपको आ जाए निमोनिक के अंदर तो इसका मतलब है एम्फीसीमा है। तो परमानेंट इन्लार्जमेंट ऑफ द ईयर सैक, ठीक है? और ये इरिवर्सिबल मतलब जो एयर सैक है ना उनकी परमानेंट इन्लार्जमेंट, सरफेस एरिया कम, लंग्स का वॉल्यूम ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि उसके वो अंदर जो एसिनेट है वो उनके दरमियान हमारे पास एयर जो स्पेसिस है ना उसकी इन्लार्जमेंट हो चुकी है। इरिवर्सिबल चेंज, डिस्ट्रक्शन ऑफ द एल्व्यूलर वॉल, जो भी हमारे पास एल्व्यूलर वॉल है ना वो तबाह कर दी है। ठीक है, अगर यूं 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 थी ना तो ये एल्व्यूलर वॉल ये भी तबाह होगी, ये भी तबाह होगी। और यहाँ पे हमारे पास कह रहे कोई भी ऐसी सिग्निफिकेंट फाइब्रोसिस और स्कारिंग नहीं दिखती, लेकिन एल्व्यूलर वॉल डैमेज हो जाती है। ठीक है, तो हमारे पास कह रहे हैं कि टर्मिनल ब्रोंकस में एसिनस होते हैं, रिस्पिरेटरी एसिनस जो है ना वो हमारे पास एल्व्यूलर सैक और वहाँ पे बाकी बात है। एम्फीसीमा स्टार्ट डिस्टल टू दी टर्मिनल ब्रोंकस, जहाँ पे टर्मिनल ब्रोंकस ख़त्म होता है वहाँ से हमारे पास जो है ना वो एम्फीसीमा शुरू होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और वो कह रहा है कि हमारे पास डक्ट और स्पेसिस के अंदर हमारे पास मसला होगा सारे का सारा। अब उसने क्लासिफिकेशन की हुई है एम्फीसीमा की, सेंट्री एसिनार, पैन एसिनार, डिस्टल और इर्रेगुलर, ये 4 टाइप्स हैं। ठीक है, तो सीमा के जो है ना वो करने का एक हमारे पास सेंट्री एसिनार है, पैन एसिनार एम्फीसीमा है, डिस्टल एसिनार है और हमारे पास इर्रेगुलर एम्फीसीमा है। ठीक है, तो ये 4 आपको पता होनी चाहिए। फिर हमने लास्ट में यहाँ पे देखा था कि एटीलेक्टेसिस की 3 टाइप, रिज़ॉर्प्शन था, कॉन्ट्रैक्शन था और कंप्रेशनल था। ठीक है, तो ये हमारे पास वो, उसको कंफ्यूज नहीं करना। अब सेंट्री एसिलर में कह रहे हैं सेंट्रल या प्रोक्सिमल पोर्शन हमारे पास इन्वॉल्व होता है, रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल अफेक्टेड होते हैं इसके अंदर, और मोर कॉमन इन अपर लोब हो गया। तो सेंट्री एसिनार में हमारे पास अपर लोब जो है ना वो हमारे पास ज़्यादा कॉमन होता है। ठीक है, और स्मोकिंग इसकी सबसे ज़्यादा एसोसिएटेड है। और हमारे पास क्या है, सेंट्रल या प्रोक्सिमल पोर्शन शुरू वाला, ठीक है, शुरू वाला पोर्शन या फिर हमारे पास सेंट्रल पोर्शन मोस्टली इन्वॉल्व होगा। पैन एसिनार में व्हेन होल एसिनार इज इक्वली, पैन मतलब पूरी पैन। ठीक है, तो पूरी पैन में क्या है, होल एसिनार इज इक्वली इन्वॉल्वमेंट होगी। ठीक है, इसके अंदर रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल होगा, रिस्पिरेटरी एल्वियोलर स्पेसेस भी इन्वॉल्व होंगे, कॉमन इन लोअर लोब। पैन वाला लोअर लोब के अंदर ज़्यादा कॉमन है, सेंट्रल वाला अपर लोब में ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, और यहाँ पे वो कह रहा है कि अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी जो है ना जिन पेशेंट को होती है उनके अंदर हमारे देखा कि पैन एसिनार एम्फीसीमा हो जाया करता है। अच्छा, फिर वो कह रहा है हमारे पास स्मोकिंग की वजह से हमारे पास क्या होता है, प्रोटीएज की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए अल्फा 1 एंटी, देखो ना, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो है ना एक अच्छा चीज़ था, इनलाइम था। ठीक है, ये क्या करेगा, लंग्स की जो है ना वो जितनी भी प्रोटीएज है ना उसके खिलाफ उसको रोकेगा। ठीक है, प्रोटीएज को कहेगा तुमने लंग्स को ज़्यादा नहीं तोड़ना। जब यही डेफिशिएंसी हो जाएगा तो जो बंदा स्मोकिंग कर रहा है उसके अंदर प्रोटीएज प्रोडक्शन हुई है ना, अब अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन उसकी डिफेंस कर रहा था। अगर इसकी अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, प्रोटीएज टपाटप आके लंग्स को तबाह करना शुरू कर, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। तो क्या होगा, एल्वियोलर डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, हमारे पास वो एम्फीसीमा का। तो यहाँ पे प्रोटीएज ने क्या किया, तबाही लगा दी। वजह क्या थी हमारे पास, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी की वजह से प्रोटीएज ने अपनी काम दिखा दिया और एम्फीसीमा जो हो गया पैन एसिलर। ठीक है, पैन का अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन के साथ, पी से प्रोटीएज, पी से पैन हो गया। डिस्टल एम्फीसीमा में क्या है गया, पैरासेप्टल एम्फीसीमा इन्वॉल्व द डिस्टल सेगमेंट ऑफ द लंग्स और मोर इन लोअर लोब, ये भी लोअर लोब है, ये भी लोअर लोब है, ये वाला अपर लोब के अंदर इन्वॉल्व था। फिर वो कह रहा है हमारे पास
कि कनेक्टिव टिश्यू, लोब्यूल और एल्व्यूलर वो सारे के सारे इसके अंदर इन्वॉल्व है, ठीक है। अराउंड द फाइब्रोसिस और स्कारिंग आपको दिख जाएगी। और वो कह रहे हैं सीवियर फॉर्म में वह रहा है इवन कि अपर लोब भी कभी कभार इन्वॉल्व कर लेता है डिस्टल एसिनार के अंदर ना, ठीक है। वो कह रहा है कि हमारे पास स्मॉल सिस्ट जो है ना वो आपको दिख जाएगी, सिस्ट इनलार्ज होगी और वहाँ पे बुलस वगैरह फॉर्मेशन होगी। ये बच्चों वाली बात है, कोई इसमें नहीं। तो 4 नाम किस किस लोब में होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर वो इर्रेगुलर की बात कर रहा है कि हमारे पास कह रहा है कि इर्रेगुलर में एसिनेस जो है ना इर्रेगुलरली इन्वॉल्व है, कोई ऊपर से, कोई नीचे से, कोई दाएं से, कोई बाएं से, तो इर्रेगुलर इसी को कहेंगे। इसके अंदर वो कह रहा है हमारे पास एसोसिएटेड होता है, स्कारिंग भी नजर आएगी आपको। और पेशेंट जो है ना मोस्टली एसिम्टोमेटिक होता है और इसके अंदर डिस्टल और प्रोक्सिमल सेगमेंट दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। अब आ जाता है हमारे पास पैथोजेनेसिस क्या है एम्फाइसीमा की। एम्फाइसीमा की पैथोजेनेसिस में वो कह रहे हैं कि हमारे पास क्या एक्सपोजर टू द एयर पोल्यूशन, कोई भी हमारे पास अब हवा का पोल्यूशन जो है ना इसके साथ बंदा एक्सपोज हुआ है ना, स्मोकिंग की है, जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन है, उसका कह रहा है कि मोस्टली जो है ना फैमिलीज के अंदर रन करता है। इरिटेट करता है एयरवे में क्या होती है, इन्फ्लामेशन होती है। इन्फ्लामेशन से साइटोकाइन और कीमोकाइन रिलीज होती हैं और ये क्या करेंगे, एट दी एंड डैमेज करेंगे एल्विलाई को और वो विशियस साइकिल स्टार्ट हो जाता है वहाँ पे। देखो ऑक्सीडेटिव स्पीशीज जब भी क्रिएट होंगी ना, फ्री रेडिकल वगैरह, ठीक है, वो एंटीटॉक्सिन एंटीऑक्सीडेंट के जरिए जो है ना बैलेंस किए जाते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा स्मोकिंग हो गई है, इरिटेशन बहुत ज़्यादा होगी, हमारे पास हद से ज़्यादा कीमोकाइन, साइटोकाइन और न्यूट्रोफिल और साथ में इन्फ्लामेटरी सेल हद से ज़्यादा रिलीज होंगे, वो क्या करेंगे, लंग्स के ऊपर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस करेंगे। जब बंदा कोई बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर रहा है हद से ज़्यादा, तो उसके लंग्स जो है ना वो हमारे पास ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। जब वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के अंदर चले जाएंगे, वो क्या होगा, बैलेंस जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगा। जो वहाँ पे एंटी ऑक्सीडेंट और उनके दरमियान सा बैलेंस वो डिस्टर्ब होगा, पोप्टोसिस वहाँ पे होगी और एल्विलर की डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। साथ में क्या करेगा, जो बंदा स्मोकिंग कर रहा है तो उसके अंदर से प्रोटीएजेस बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहे हैं। अगर वही बंदा अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी होगी, जेनेटिकली उसको डेफिनेशन, तो हमारे पास प्रोटीएज हाथ से ज़्यादा बनेगा और वो भी एम्फेसीमा कर देगा। ऑलरेडी मैंने बता दिया, ये आपने फिगर देखनी है 13/4 मैंने वहाँ से उठाई है, ये सारी की सारी डायग्राम, ठीक है। फिर वो कह रहा है पैथोजेनेसिस में कह रहा है कि उसने स्मोक इनहेल की, इन्फ्लामेशन की और वहाँ पे मीडिएटर, इन्फ्लामेशन मीडिएटर में क्या कह रहा है, आफ्टर स्मोकिंग इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स क्या हैं बहुत ज़्यादा रिलीज, इसलिए सिगरेट नहीं पीनी है आपने, ठीक है। स्मोकिंग करने के बाद कह रहा है कि हमारे पास जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा रिलीज होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, इंटरल्यूकन 8, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर और ल्यूकोट्राइन ऑलरेडी हम देख चुके हैं। वो क्या करेंगे, कीमो अट्रैक्टेंट है एज अ, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे चीज़ों को और हमारे पास क्या होगा, अट्रैक्ट करेंगे इन्फ्लामेटरी साइक और स्ट्रक्चरल चेंजेस इन दी एल्विलाई हमारे पास दिख जाएगी। यहाँ पे वो कह रहा है कि इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे पास इओसिनोफिल कहीं नहीं दिखे हमें, न्यूट्रोफिल दिखे, साइटोकाइन दिखे, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर्स दिख गया, लेकिन आपको इओसिनोफिल्स कहीं नहीं दिख जाएगी। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, एमसीक्यूज भी था। फिर प्रोटीएज एंटी प्रोटीएज की इम्बैलेंस में हमारे पास क्या होगा कि वो कह रहा है कि जब अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन नहीं होगा तो प्रोटीएज हद से ज़्यादा खारिज होंगे, वो क्या करेंगे, वो टपाटप करना शुरू कर देता है। साथ में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज हद से ज़्यादा प्रोड्यूस होंगी, वो लंग्स को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के अंदर ले जाएंगी। अगर साथ में इन्फेक्शन भी हो गया ना लंग्स का, तो हमारे पास कह रहा है कि और ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी इसके लिए। तो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो है ना इसकी डेफिशिएंसी वो कह रहा है 1% पेशेंट्स के अंदर हमने देखी गई है। जेनेटिकली जो है ना इनके अंदर प्रोटीएज जो है ना इनहेबिटर जीन वो नहीं होता। तो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन को मैं दूसरा नाम क्या दे सकता हूँ, ये हमारे पास प्रोटीएज इनहिबिटर, मतलब प्रोटीएज जो एंजाइम है ना इसको रोक के रखता है ये। अगर ये नहीं होगा तो प्रोटीएज अपना काम दिखा देगा कुत्ते वाला, ठीक है। फिर मॉर्फोलॉजी में कह रहा है डिपेंड करता है माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस, मैक्रोस्कोपी और माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस में पैन एसिनार लंग और सेंट्रल एसिनार लंग नजर आएंगे, ठीक है। सेंट्रल एसिनार लंग में कह रहा है कि पिंक होगा और लेस वॉल्यूम होगा और ओनली डिस्टल पोर्शन हमारे पास इन्वॉल्व होगा। लेकिन जो हमारे पास पैन एसिनार लंग उसके अंदर लंग्स जो है ना हमारे पास पेल होंगे क्योंकि सारा सेगमेंट ही इन्वॉल्व होगा। पैन में सारा सेगमेंट था, सेंट्री में सिर्फ सेंटर वाला या प्रोक्सिमल वाला इन्वॉल्व था, ठीक है। तो वो कह रहा है कि हम जब देखेंगे तो हार्ट जो है ना अपस्क्योर्ड मिलेगा, बाकी माइक्रोस्कोपिकली हमारे पास स्पेस इनलार्ज होंगी। एफएससी वाली बात है, कोई मुश्किल नहीं है। ब्लैक एंथ्रोकोटिक सेगमेंट्स आपको दिख जाएगा, नो फाइब्रोसिस नो स्कैरिंग इन एम्फाइसीमा, ठीक है। तो ये सारी सारी एम्फाइसीमा को बता रहा है कि हमारे पास कोई स्कारिंग या फाइब्रोसिस नहीं होती, लेकिन एयर स्पेस डैमेज होगी और ब्लैक एंथ्रोकॉटिक पिगमेंट नजर आएगा। ओनली एल्वुलर वॉल की डिस्ट्रक्शन हमें दिख जाएगी और हमारे पास क्या कहेगा डैमेज एल्वुलर कैपिलरीज हमें दिखेंगे, डीफॉर्म्ड रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स आपको दिख जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वो कह रहा है हमारे पास इलास्टिसिटी या ब्रोंकस जो है ना वो हमारे पास ख़त्म हो जाएगी। फिर क्लिनिकल प्रेजेंटेशन किस तरह बंदा आएगा जिसको एम्फाइसीमा होगा, जिसने सिगरेट पी के अपने लंग्स तबाह किए हुए हैं ना, तो डिस्निया के साथ आएगा,
ब्रोंकाइटिस के साथ आएगा, कफ होगा, वीजिंग होगी, वेट लॉस होगा, फोर्स्ड एक्सपायरेटरी जो है ना वो वॉल्यूम उसका वो कम होगा, फोर्स्ड वाइटल जो है ना वो कैपेसिटी कभी कभार नॉर्मल, लेकिन रेशियो ओवरऑल हमारे पास एम्फाइसीमा के अंदर कम होगी जब आप उसकी स्पायरोमेट्री करोगे। स्पायरोमेट्री क्या होती है? मुंह के अंदर आप जो है ना वो एक पाइप से डाल दें और उससे कहते हैं कि ब्लो करो। जब ब्लो करेगा तो हमारे पास फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम बहुत कम होगा। अब देखना है कि मरीज़ को सिर्फ एम्फाइसीमा है या साथ में ब्रोंकाइटिस भी है। एम्फाइसीमा के केस में हमारे पास क्या होता है, मैंने कहा सीमा आंटी का ढोल बजाती है, तो बैरल शेप चेस्ट जो है ना हमारे पास होगी। डिस्निया होगा, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपायरेशन, मतलब डिस्निया में क्या होगा, उसको सांस लेने में बहुत मसला, कभी आया कभी ना आया। फिर सिटिंग इन दी हंच्ड ओवर पोजीशन, मतलब कंधे झुका के वो मरीज़ बैठा होगा। फिर हाइपर वेंटिलेट होगा और रिस्पायरेटरी ड्राइव, उसको जल्दी जल्दी सांस ले रहा होगा। ठीक है, इस ऐसे लोगों को कहते हैं हम पिंक बफर्स। ठीक है, तो एम्फाइसीमा वालों को जो सीमा आंटी है वो पिंकी है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे पिंक बफर। लेकिन जो ब्रोंकाइटिस का केस है ना उसके अंदर हमारे कहेंगे हमारे पास ये ब्लू ब्लडर्स होते हैं। इनके अंदर क्या होता है, हमारे पास रिस्पायरेटरी ड्राइव नॉर्मल होती है, डिस्निया होता है लेकिन इतना प्रोमिनेंट नहीं होता, बाकी रिटेन करते हैं ये CO2 का। ट्रीटमेंट प्लान क्या है? क्रोनिक इन्फ्लामेशन में वो कह रहा है कि हमने एंटी इन्फ्लामेटरी जो है ना, क्योंकि हमने इन्फ्लामेशन को रोक रहा है तो हमारा सारा काम ठीक हो जाएगा, तो हमने एंटी इन्फ्लामेटरी जो है ना वो ड्रग्स देनी है, स्टीरॉयड देनी है और ऑक्सीजन थेरापी दे देनी है। और साथ में कह रहा है पेशेंट में डेवलप सेकेंडरी हाइपरटेंशन भी उसको हो सकती है। फिर वो कह रहा है 20 to 30% केसेस के अंदर वो कह रहा है कि पेशेंट अंडरगो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, उसको दिल का मसला भी चल सकता है। जब रिस्पायरेटरी मसला होगा तो वहाँ पे CHF क्रोनिक हार्ट फेलियर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी उसको हो सकता है। कंपनसेटरी एम्फाइसीमा के बारे में कहा कि 10 में से 5 ने ना काम करना छोड़ दिया है। ठीक है, लंग में 5, 10 में से 5 ने भी में काम करना छोड़ दिया, बाकी 5 वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, वो क्या करेंगे, इनलार्ज होना शुरू हो जाएंगे उसको कंपनसेट करने के लिए। इसको हम कहते हैं कि एयर स्पेसिस इनलार्ज टू कंपनसेट, इसे हमें कंपनसेटरी एम्फाइसीमा। एक्चुअल में नहीं था लेकिन 5 ने काम करना छोड़ दिया, जो 5 काम कर रहे थे उनका ऊपर लोड बढ़ गया तो उन्होंने अपने आप को खुद ही जो है ना इनलार्ज कर लिया, इसे हम कहेंगे कंपनसेटरी एम्फाइसीमा। ऑब्स्ट्रक्टिव इन्फ्लामेशन में कह रहा है ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से एयरवे जो है ना वो एक्सटेंड हो जाए, या बुलस एम्फाइसीमा में बुल्लाए बन जाते हैं वहाँ पे लंग्स के अंदर, जो कि रैप्चर करते हैं और वो नीमोथेरेक्स की कंडीशन करवा देती हैं। बस ये छोटी छोटी बातें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। मीडिएस्टिनल एम्फिसिमा में कह रहा है कि एयर इंटर इनटू द इंटरस्टिशियम गोज टू द मीडिएस्टिनम, और वो कह रहा है कि हमारे पास गोज टू द सबक्यूटेनियस टिश्यू, एल्वुलर प्रेशर रेज्ड होता है जिसकी वजह से हमारे पास परफोरेशनल इंजरी हो जाती है। सिंपल मतलब जो लंग्स और ब्लड वेसल के दरमियान इंटरस्टिशियम है ना, यहाँ पे अगर एयर आ गई है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो इवन गोज टू मीडिएस्टिनम और सब एक्यूट टिश्यूज़ के अंदर इवन जा सकती है और वो वहाँ पे एल्वुलर प्रेशर को रेज करवाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, परफोरेशन इंजरी हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। ओके जी, नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास जो है ना क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ के अंदर हमने एम्फाइसीमा डिस्कस कर लिया। अभी हमारे पास है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के बारे में। ठीक है, वो कह रहा है कि हमारे पास जो है ना अगर मरीज़ को मुसलसल 3 माह जो है ना वो खांसी रहे, ठीक है, और वो 2 सालों की पुरानी हिस्ट्री चल रही है उसकी, वो कहता है 3 माह के लिए खांसी चलती है और फिर ख़त्म हो जाती है, फिर 3 माह आ जाती है, फिर ख़त्म हो जाती है, और वो 2 सालों से, पिछले 2 सालों से अगर ऐसा हो रहा है तो ये मतलब ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है। ठीक है, तो हमारे पास अगर ब्रोंकाइटिस का केस आएगा तो आपने 3 मंथ और 2 साल को लाज़मी याद रखना है। अब ये भूलना नहीं है, ये क्लिनिकल सिनेरियो पिक करने के लिए आएगा, और मोस्टली वो स्मोकर होगा, 60 से 65 ईयर का होगा। ठीक है, और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में वो कह रहा है लार्ज एयरवे, इसके अंदर म्यूकस सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होगी, साथ में पोल्यूटेंट्स होंगे, स्मोक पार्टिकल होंगे और CO2 और सल्फर डाइऑक्साइड हमारे पास है। पोल्यूटेंट्स क्या करते हैं, इरिटेशन करती हैं ट्रेकिया और ब्रोंकाई की। ठीक है, साथ में क्या करते हैं, फेवर करती हैं इन्फ्लामेशन को। इन्फ्लेमेशन जब होगी तो वहाँ पे मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट और न्यूट्रोफिल दिख जाएंगे, लेकिन इयोसिनोफिल नहीं दिखेंगे। ठीक है, जबकि बाकी कह रहा है इरिटेशन ऑफ द ट्रेकिया और ब्रोंकस के अंदर कह रहा है कि म्यूकस ग्लैंड क्या है ना, इसके ऊपर हमारे पास प्रेशर आएगा। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, हाइपरट्रॉफी हो जाएगी और वो हमारे पास मोर म्यूकस की प्रोडक्शन होना शुरू हो जाएगी। सो हाइपरट्रॉफी ऑफ द म्यूकस सेक्रेटिंग ग्लैंड्स, जो हमारे पास म्यूकस सेक्रेटिंग ग्लैंड है ना, जब वो बार बार खांसी करेगा तो म्यूकस ग्लैंड के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, वो क्या करेगा, हाइपरट्रॉफ हो जाएगा और वहाँ से ज़्यादा म्यूकस की सिक्रीशन आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं स्मॉल ब्रोंकिस जो है ना वो अपने नंबर में ना ज़्यादा जो है ना म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड को भी बनाना भी ज़्यादा शुरू कर देंगे। मतलब एक तो नंबर म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड का ज़्यादा, नंबर सेकंड में उनकी हाइपरट्रॉफी होगी, बड़े बड़े होंगे, तो वो ज़्यादा ज़्यादा जो है ना म्यूकस फेंकेंगे। फिर वो कह रहा है हमारे पास अगर स्मॉल एयरवे इन्वॉल्व है तो ब्रोंकियल लैक्टेसिस होगी, जिसकी मोर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होगा, कॉम्प्लिकेशन होगा एम्फिजीमा। अगर लार्ज एयरवे की स्वेलिंग हो गई है
तो वो कह रहा है हाइपरीमिया के साथ आएगा, स्वेलिंग होगा और एडिमेटस फ्लूइड जो है ना वो जब आप उसकी ब्रोंकोस्कोपी करोगे तो आपको एडिमेटस फ्लूइड सिक्रीशन होगा, ठीक है। म्यूकस सिक्रीशन जो है ना वहाँ पे उसकी सारी की सारी इसकी कवरिंग हो जाएगी। तो अगर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का केस आ गया, सबसे पहले आप देखेंगे 2 साल 3 माह, ठीक है। 3 माह के लिए खांसी रहती है और हर 2 साल के अंदर वो पिछली हिस्ट्री लेके आए। इरिटेशन हो सकती है, इन्फ्लामेशन हो सकती है। इरिटेशन में सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करता है। हाइपरट्रॉफी ऑफ दी ग्लैंड्स आपने बता देना और बस मोर देन इनफ है। फिर वो कह रहा है हाउ टू सी दी हाइपरट्रॉफी। वो कह रहा है रीड इंडेक्स जो है ना हमारे पास एक होता है, वो अगर कह रहा है कि हमारे पास नॉर्मल की वैल्यू 4 होती है, लेकिन अगर वो ज़्यादा होगी तो हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास ब्रोंकाइटिस 0.4 आई थिंक हमारे पास थी, ठीक है। अब हमारे पास वो कह रहा है इन्फ्लामेटरी सेल यहाँ पे दिख जाएंगे। ये 0.4 है, ठीक है, यहाँ पे मैं 0.4 लिखना भूल गया, ठीक है। तो 0.4 जो है ना इससे जो है ना वो होगा कम आपके पास रेड इंडेक्स। अब हमारे पास कभी कभार एग्जामिनर पूछ लेते हैं व्हाट इज़ रेड इंडेक्स, तो आप बता देंगे कि सर ये बेसिकली ना क्रोनिक ब्रोंकाइटिस को मापने के लिए यूँ कह लें कि एक हमने वैल्यू में इसके अंदर हम क्या करते हैं, थिकनेस ऑफ द म्यूकोजा और इसके ग्लैंड्स की लेयर जो है ना वो हम देख लेते हैं, ठीक है। थिकनेस ऑफ द म्यूकोजा और इसके ग्लैंड की अगर तो 0.4 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का वो केस आया है, ठीक है। तो ये एक आपने बता देनी। बाकी माइक्रोस्कोपिकली वगैरह इन्फ्लेमेटरी सेल, मैक्रोफेज, लिम्फोसाइट और न्यूट्रोफिल दिख जाएंगे। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में वो कह रहा है कि डिजीज़ ऑफ द स्मॉल एयरवे है, ठीक है। गोबलेट सेल म्यूकस प्लग हो जाएगा और फाइब्रोसिस आपको दिख जाएगी। लेकिन एम्फीसीमा के केस में कभी भी फाइब्रोसिस नहीं आपको दिखेगी, ठीक है। जो हमने यहाँ पे पढ़ा है ना एम्फीसीमा, ये सीमा आंटी जो मैंने कहा था ना ढोल बजाती है, ये वाली, ठीक है। सेंटी एसिडर फायर एसिडर डिसीज इसके अंदर आपको कभी भी फाइब्रोसिस नहीं दिखेगी, नो फाइब्रोसिस इन एम्फीसीमा के केस में। लेकिन बाकी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के केस में आपको हमारे पास दिख जाएगी कहीं ना कहीं फाइब्रोसिस, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि क्लिनिकली कफ होगा, स्पूटम होगा, वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशन डिस्टर्ब होगी, हाइपर एपनिया होगा, साइनोसिस होगा, मोर कॉम्प्लिकेशन जो है ना वो हमारे पास आ जाएगी। हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर, क्रोन इंक्रीज चांसेस ऑफ द रिकरेंट अटैक होगा और रिस्पिरेटरी फेलियर हमारे पास आ जाएगा। फिर वो कह रहा है ट्रीटमेंट क्या है, आपने एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देनी है, स्टीरॉइड देनी है और कफ जो है उसको रोकना और ऑक्सीजन थेरापी जो है ना वो दे देनी है, तो आपके पास ये पेशेंट कहीं ना कहीं हो जाएगा ठीक। फिर है हमारे पास अस्थमा का केस। अस्थमा में क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है एयरवे की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास वीजिंग होगी, सीटी जहाँ भी बजेगी वहाँ पे आपको एस्थमा का केस है। अगर सीटी बजेगी अब खेल जमेगा, तो वो सीटी जहाँ भी बजेगी एस्थमा का केस है। ब्रेथलेसनेस होगी, चेस्ट टाइटनेस होगी और हमारे पास कफ होगी। फिर वो कह रहे हैं कि हमारे पास मोस्टली जो है ना वो रात के वक्त या सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग के अंदर उसको बहुत शदीद खांसी होगी, तो ये इसकी क्लिनिकल सिनेरियो पिक करने के लिए। ये रिवर्सिबल डिजीज़ है, ठीक है। ऐसे पेशेंट को जब हम ब्रोंकियो डायलेटर देते हैं, जो ब्रोंकस जो होता है ना उसको डायलेट करेंगे तो हमारे पास एस्थमा ठीक हो जाता है। इंटरमिटेंट भी हो सकता है और हमारे पास मतलब अटैक बार बार होता है इसका, ठीक है। और रिड्यूस्ड बाय एंटी इन्फ्लेमेटरी, वो जब एंटी इन्फ्लेमेटरी स्टीराइड जब खाता है तो तब तक काफ़ी ठीक हो जाता है। तो हम कह सकते हैं वहाँ पे हमें कहीं पे भी इओसिनोफिलिया नहीं दिखा, लेकिन एस्थमा के अंदर आपको इओसिनोफिलिया जो है ना वो इओसिनोफिल सेल जो है ना वो आपको दिख जाएंगे, ठीक है। इन्फ्लेमेटरी इओसिनोफिल सेल आपको सीन इन एस्थमा। फिर हमारे पास होता है मैक्रोफेजीज हो गया, मास सेल हो गया, लिम्फोसाइट और न्यूट्रोफिल जो है ना वो भी हमें दिख जाएंगे। बाकी कह रहे हैं ब्रोंकियल सेल और एयरवे में कह रहे हैं हाइपर रिस्पॉन्सिव हो जाती हैं, ठीक है। हर चीज़ में ना हाइपर थोड़ा सा भी पोलन आता है वो बहुत जल्द जो है ना स्टिमुलेट हो जाते हैं। ये मैक्रोफेजिस, मास सेल, न्यूट्रोफिल हद से ज़्यादा एक्टिवेट, मतलब यूँ आया पोलन और ये हद से ज़्यादा एक्टिवेट हो गया, वहाँ पे साइटोकाइन और कीमोकाइन रिलीज और बंदे को खांसी और वीजिंग वो सारी सारी कंडीशन शुरू हो जाएगी। जेनेटिकली फैक्टर होता है इसके लिए। बाकी कह रहा है प्रीवियस जो है ना उसके या फिर ब्रोंकियल हाइपर एक्टिविटी या कोई एलर्जिक रिएक्शन वहाँ पे होगा, इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होती है। अब एस्थमा को हमने क्लासीफाई किस तरह करना है, दो तरह से क्लासिफिकेशन होती है। एक हमारे पास होती है एटोपिक, एक हमारे पास होती है नॉन एटोपिक। एटोपिक में क्या होता है, ड्यू टू एलर्जन, किसी भी एलर्जी, मैं यहाँ याद करूँ एलर्जी ने टोपी पहना दी उसको, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा कि एलर्जन की वजह से हमारे पास इओसिनोफिलिया और आईजीई एंटीबॉडीज़ जो है ना वो क्या करती हैं, हमारे पास ये सारे का सारा काम करती हैं। पोलन एलर्जन आया ट्रेकिया के अंदर, ब्रोंकाई के अंदर, ब्रोंक्यूल के अंदर, वहाँ पे क्या होगा रेजिडुअल मैक्रोफेजेस आ जाएंगे और वो 95% केसेस के अंदर क्या कहेंगे पोलन इज़ वो क्या है ना हमारे पास न्यूट्रलाइज कर दिए जाती हैं रेजिडुअल माइक्रोफेज के जरिए। नॉर्मल बंदे में ये बात कर रही हैं। पोलन आता है, ठीक है, ट्रेकिया को, ब्रोंकाई को और हमारे पास ब्रोंक्यूल के बाद यहाँ पे हमारे पास जो रेजिडुअल माइक्रोफेजेस थे वो इनको पोलन को इनगल्फ कर लेते हैं। लेकिन इन 5% पेशेंट में कह रहा है कि पोलन को हम फॉरेन बॉडी जो है ना कंसीडर कर लेते हैं।
रेजिडुअल मैक्रोफेजेस ना इनको प्रेजेंट करते हैं एज ए एंटीजीन प्रेजेंटिंग सेल, ठीक है। वो रेजिडुअल मैक्रोफेजेस बगैर जाए इनको इनगल्फ करने के, वो इनको पकड़ के प्रेजेंट करवा देती हैं एज अ इम्यून सिस्टम को कि ये एंटीजीन प्रेजेंटिंग सेल है। जब इम्यून सिस्टम जो है ना वो वहाँ पे हमारे पास CD4 टी सेल्स होते हैं, उनके पास प्रेजेंट करते हैं, तो वो क्या करते हैं, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी जो है ना वो रिएक्शन शुरू हो जाता है। वो क्या करता है, इंटरल्यूकन 3 और इंटरल्यूकन 4, 5 और 13 जो है ना ये रिलीज़ करवाते हैं, जो कि हमारे पास इन्हांस करते हैं म्यूकस की प्रोडक्शन को। साथ में एलर्जी वाला IgE मीडिएटेड रिस्पॉन्स आ जाता है। साथ में कह रहा है फीडबैक देते हैं CD4 को कि तुम और मज़ीद जो है ना टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी शो करवा दो। तो ये हमारे पास सारे का सारा रिएक्शन है। तो इन सिंपल वर्ड, जब पोलन एलर्जन आता है उसको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल CD4 के पास प्रेजेंट करते हैं। वो क्या करते हैं, IgE को बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करवा देते हैं, साथ में इंटरल्यूकन 3, 4, 5 और 13 को एक्सप्रेशन ज़्यादा करवा देती हैं, और इस तरह एक साइकिल चल जाता है, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन शुरू हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, पोलन आया लंग्स के अंदर, रेजिडुअल मैक्रोफेजेस ने उनको लाइक एन एंटीजन बिहेव किया, CD4 टी सेल के पास प्रेजेंट किया, और वहाँ से जो है ना हमारे पास इंटरल्यूकन 3, 4, 5 और 13, 3, 4, 5 और हमारे पास सीधा फिर 13 के ऊपर चले जाना है। तो ये हमारे पास क्या करेंगे, फीडबैक होते हैं और बीटा सेल स्टिमुलेट होते हैं, जिसके अंदर प्लाज्मा सेल होते हैं, और वो IgE मीडिएटेड हो जाते हैं। फिर रिक्रूट करता है IgE को, जो एलर्जी वाले होते हैं, इन्हांस करते हैं हमारे पास म्यूकस की प्रोडक्शन को, हमारे पास इन्हांस करते हैं। अब ये जो IgE है ना, ये क्या कहता है, रैप्चर ऑफ IgE जो ऑन द मास सेल। यहाँ पे देखो ये मास सेल है, ठीक है, ये रिसेप्टर है इसका, इसके ऊपर जब IgE आके लगेगा मास सेल के ऊपर, तो वो एक्टिवेट हो गए, वो क्या कराएंगे, डी ग्रेनुलेशन ऑफ द मास सेल हो गए, वो फट जाएंगे। वो क्या करेंगे, हमारे पास मीडिएटर अपने अंदर से, मास सेल अपने अंदर से मीडिएटर रिलीज करना शुरू कर देगा, और हमारे पास वो प्रेजेंट करेगा ऐसा अस्थमा, सांस लेने में मसला। IgE जहाँ पे आएगा उसकी इन्फ्लेमेशन बहुत शुरू हो जाएगी। तो इन सिंपल वर्ड आपने क्या करना है कि जहाँ पे पोलन आया, एंटीजन प्रेजेंटिंग, CD4 सेल एक्टिवेट, इंटरल्यूकन 3, 4, 5 और 13 ये एक्टिवेट होगा। IgE मास सेल के साथ लगेगा, मास सेल की डीग्रेनुलेशन होगी, फट जाएगा, और वहाँ से हमारे पास इन्फ्लामेटरी मीडिएटर रिलीज होंगे। अब डीग्रेनुलेशन के अंदर उसने कुछ बातें की हुई हैं, अर्ली फेज और लेट फेज हो गया। अर्ली फेज में क्या होगा, हिस्टामिन रिलीज हुआ, प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइड, ये तीन चीज़ें हमारे पास अर्ली फेज में रिलीज होंगी। वो क्या करेंगी, सबसे पहले सांस की बंदिश, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, फिर जो वेसल है वहाँ की उसको डायलिटेशन और इन्हांस म्यूकस प्रोडक्शन। ठीक है, सांस बंद, म्यूकस की प्रोडक्शन ज़्यादा करवा दी। लेट फेज में क्या होगा, इन्फ्लामेटरी फेज होता है। इसके अंदर क्या होगा, बेसिकली मीडिएटर रिलीज होंगे, कीमोटैक्टिन होंगे, वो रिक्रूट करेंगे इयोसिनोफिल को और मॉडिफाई करेंगे इन्फ्लामेटरी रिएक्शन को। अगर ये बार बार होगा तो रीमॉडलिंग ऑफ एयरवे होगी, और ड्यू टू रिपीटेड इन्फ्लामेशन हाइपरट्रॉफी ऑफ द स्मूथ मसल हो जाएगी, वेस्कुलरिटी बढ़ जाएगी, और इंक्रीज करेगा वो कोलेजन की डेपोजिशन वहाँ पे बढ़ जाएगी। तो ये हमारे पास सारे का सारा क्लिनिकल सिनेरियो है। ठीक है, अब उसने कहा हुआ कि क्लासिफिकेशन क्या है अस्थमा की, तो अस्थमा की क्लासिफिकेशन एटोपिक, नॉन एटोपिक, ऑक्यूपेशनल या ड्रग इंड्यूस्ड अस्थमा, ये चार तरह की हमारे पास अस्थमा की क्लासिफिकेशन हो जाएगी। एटोपिक, नॉन एटोपिक, ऑक्यूपेशनल और ड्रग इंड्यूस्ड अस्थमा, ये चार तो आपको फिंगर टिप्स में आनी चाहिए। ओके, ये भी ना क्लासिफिकेशन है अस्थमा की। तो अस्थमा की जो है ना मोस्टली जो है ना एटोपिक होती है, नॉन एटोपिक, ऑक्यूपेशनल अस्थमा या फिर ड्रग इंड्यूस्ड अस्थमा होता है। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ओके, तो हमारे पास जो है ना बारी बारी इसको देखते हैं। एटोपिक में हमारे पास क्या होता है, मैंने कहा था कि IgE जो है ना मतलब वो एलर्जी से ना हमारे पास टोपी पहना दी है, तो IgE मीडिएटेड एटोपिक होगी, एलर्जन एसोसिएटेड है, और ये बच्चों के अंदर मोस्टली होती है। बच्चे जो छोटे बच्चे हैं उनको एलर्जी होती है, वो टोपियाँ पहनती हैं, तो एटोपिक अस्थमा। ठीक है, अब ये जेनेटिकली ये कह रहा है कि फैमिलीज़ के अंदर भी इवन रन करती है, और इसके लिए एलर्जिक रेनाइटिस होता है, फिर वो डस्ट पोलन पोलन की जिसकी होती है ना, डस्ट एलर्जी होती है, या फिर जो स्मोकिंग करता है, या फिर इन्फेक्शन जिनको ज़्यादा हो रहा होता है राइनाइटिस वाला, वो नो ENT में आपने पढ़ा होगा, वो सारे का सारा। डायग्नोसिस किस तरह करना है, स्किन टेस्ट करना है, तो आपको व्हील एंड फ्लेयर पैटर्न मिलेगा। तो ठीक है, अगर हमारे पास क्लिनिकल सिनेरियो में व्हील एंड फ्लेयर पैटर्न आपको दिख जाए, तो ये हमारे पास है एटोपिक अस्थमा की निशानी। साथ में रास्ट रेडियोलॉजिकल सॉर्बेंट टेस्ट करेंगे, तो आपको IgE एंटीबॉडीज़ क्लियर कट मिल जाएगी। तो व्हील एंड फ्लेयर देख लेना, बच्चे जो है ना वो छोटे बच्चे जो व्हील जो है ना टायरों से खेल रहे होते हैं ना, तो वो देख लेना कि व्हील एंड फ्लेयर, IgE मीडिएटेड, एलर्जन एसोसिएटेड।
फिर नॉन एटोपिक में कह रहा है नॉन जेनेटिक काज है, फैमिली में रन नहीं करता, स्किन टेस्ट में नेगेटिव होता है, एलर्जन एसोसिएटेड नहीं होता। ठीक है, तो फिर इसकी काज क्या है, कोई भी रिस्पायरेटरी या कोई एयर पोल्यूटेंट होते हैं लेकिन एलर्जी नहीं होती इसके अंदर। ठीक, ड्रग इंड्यूस में कुछ लोग जो है एस्प्रिन सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, एस्प्रिन खा ली तो इसकी वजह से क्या होगा, उनको राइनाइटिस होगा और ब्रोंकोस्पाज्म हो जाएगा। साथ में क्या कहते हैं, इनहेबिट करेंगे कॉक्स पाथवे को। ठीक है, साइक्लो ऑक्सीजनेज पाथवे की इनहिबिशन करवा देंगे और इसके अंदर अगर कॉक्स बंद हो जाएगा तो फिर वो कह रहा है कि हमारे पास ल्यूकोट्राइन वाला पाथवे ज़्यादा चल जाएगा। देखो ना, रेगनोनिक एसिड में क्या होता है, साइक्लो ऑक्सीजनेज और लाइपो ऑक्सीजनेज पाथवे, दो तरह के पाथवे चलते हैं। ठीक है, अगर तो एस्प्रिन खाने से साइक्लो ऑक्सीजनेज पाथवे बंद हो गया तो लाइपो ऑक्सीजनेज ज़्यादा चलेगा। जब ये ज़्यादा चलेगा तो हमारे पास ज़्यादा ल्यूकोट्राइन बनेंगे, ज़्यादा ल्यूकोट्राइन D2E2 होगा। ठीक है, तो ल्यूकोट्राइन D2 था, ल्यूकोट्राइन E2, तो ये क्या करेंगे, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन करवा देंगे, हमारे पास स्पाज्म हो जाएगा। एस्प्रिन की वजह से हमारे पास ल्यूकोट्राइन जो है ना वो ज़्यादा बन गया और हमारे पास D4E4 ने ब्रोंकोस्पाज्म करवा दिया। फिर है हमारे पास ऑक्यूपेशनल एसोसिएटेड एस्थमा, डस्ट एसोसिएटेड। कुछ लोग ऐसे इलाके में काम करते हैं जहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड है या डस्ट बहुत ज़्यादा होती है पोल्यूटेड एरिया में, वहाँ पे क्या होता है गैस इंडस्ट्री में, तो वो क्या करता है अस्थमा काज हो जाता है उनको। तो ये हमारे पास 4 टाइप थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी हैं। होपफुली कुछ ना कुछ आपको आइडिया हो ही गया होगा इससे। ठीक है, अब जो है ना वो मार्फोलॉजी की बात करते हैं हम। अगर मरीज़ जो है ना उसको वो कह रहा है कि एस्थमेटिक का ना प्रोलॉन्ग अस्थमा का अटैक है, तो उसके अंदर क्या कहा होगा, एक तो है AABCDE, ये एक निमोनिक बनाया हुआ है। ठीक है, मार्फोलॉजी बताने के लिए। ए से हमारे पास है एयर ट्रैपिंग। ठीक है, बी से हमारे पास फिर ए आता है एटिलैक्टेसिस एरिया, बी से ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल की ऑब्स्ट्रक्शन, सी से क्रुशमैन स्पाइरल होगा। ठीक है, तो दमा के अंदर जो है ना आपको जो चीज़ मिलेगी वो हमारे पास होगा क्रुशमैन स्पाइरल। ठीक है, और चारकोल लीडन जो है ना वो आपको क्रिस्टल कुछ मिलते हैं, वो आगे आ जाता है। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, म्यूकस प्लग होता है, फिर डिसलॉज जो है ना वो डिस्टेंडेड लंग होगा, और इओसिनोफिलिक जो है ना चारकोल लीडन जो है आपको क्रिस्टल मिल जाते हैं। ठीक है, इओसिनोफिलिक प्रोटीन की। तो ये आपके पास मॉर्फोलॉजी है किसकी, एस्थमा की। तो इनमें से क्रुशमैन स्पाइरल, ठीक है, और चारकोल लीडन, ये क्लिनिकल सिनेरियो में आ जाए तो पक्का दमा की निशानी है। ठीक है, फिर हाइपोट्रॉफी ऑफ द स्मूथ मसल होती है, ये एयरवे ट्रैपिंग होंगी, लंग्स डिस्टेंड होंगे, एयरवे की रिमॉडलिंग होगी, हमारे पास क्या होगा, हाइपोट्रॉफी स्मूथ मसल, हाइपोट्रॉफी ऑफ ग्लैंड, वैस्कुलरिटी बढ़ जाएगी, कोलेजन की डेपोजिशन, सब म्यूकोजल ग्लैंड की इनलार्जमेंट, फाइब्रोसिस, और वहाँ पे थिकनिंग ऑफ द मेम्ब्रेन होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं हमारे पास क्या होगा, एटिलैक्टेसिस में कोलैप्स जो है ना वो स्पेसिस होगी, फिर ब्रोंकाई और ब्रोंकस के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होगी, क्रुशमैन स्पाइरल होंगे, वो क्या करें, म्यूकस प्लग जो है ना सराउंडेड बाय एपिथेलियम। ठीक है, ये म्यूकस प्लग है, इसके ऊपर अगर एपिथेलियम आ जाए तो हमें इसके कहेंगे क्रुशमैन स्पाइरल है। चारकोल लीडन में हमारे पास क्या होगा, क्रिस्टल होंगे जो यूसिनोफिलिक और जेलेटिन प्रोटीन के मिलते हैं। तो आपको ये क्लिनिकल सिनेरियो पिक करने में बड़ा मदद करेगी, इसका स्क्रीनशॉट रख लेना। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं हमारे पास माइक्रोस्कोपिकली एडीमा हो सकता है, इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेटेड हो सकती हैं, फाइब्रोसिस हो सकती है, और हाइपरट्रॉफी जो है ना वो आपको ग्लैंड की दिख जाएगी। तो ये हमारे पास वो सारी बच्चों वाली बात है, कोई इसके अंदर इतनी मुश्किल नहीं है। अटैक अगर बहुत सवेयर होगा तो मरीज डिस्निया, दम घुटने की तरफ जाना शुरू कर देगा। ठीक है, अगर तो 5 से 30 मिनट तक लॉन्ग हो और हर 2 घंटे बाद ये चले, मतलब 30 मिनट तक वो ना दम उसका घुटता रहता है, फिर वो ठीक होता है, फिर 30 मिनट, हर 2 घंटे के बाद ये झटके उसको लग रहे हैं ना, इसे हम कहेंगे स्टेटस एस्थमेटिकस का वो पेशेंट है। ठीक है, तो इस स्टेटस एस्थमेटिकस में क्या होगा, पेशेंट जो है ना वो हाइपर कैप्निया के अंदर होगा और इसके अंदर एसिडोसिस जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिवेलप हो जाएगी। ओके, फिर वो कह रहे हैं हमारे पास, यार ये कौन काले कर रहा है बार बार, एनीवेज एसिडोसिस उसमें डेवलप हो जाएगी। जारी बात है जब सांस नहीं आएगा तो वहाँ पे क्या होगा, एसिडिटी बहुत ज़्यादा शुरू हो जाएगी। अब आपने ट्रीटमेंट क्या करना है, आपने सबसे पहले तो इन्फ्लामेशन को कम करना है, ब्रोंकियल की जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसको खोलना, ब्रोंकोडाइलेटर दे देने हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी दे देनी है, जो ल्यूकोट्राइन LTB4E4 मान रहे थे उसको रोकना है तो एंटी ल्यूकोट्राइन इनहिबिटर्स दे देने हैं, और ग्लूकोकार्टिकाइड मतलब स्टीराइडल थेरेपी जो है ना वो बड़ी इसके अंदर इंपॉर्टेंट प्ले करती है रोल अपना। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास है ब्रोंकिएक्टेसिस। तो ब्रोंकिएक्टेसिस के बारे में जल्दी से देख लो, क्रोनिक नेक्रोटाइजिंग डिजीज़ है बेसिकली, परमानेंट डायलिटेशन ऑफ द ब्रोंकाई, एक्टेसिस मतलब हर चीज़ ठुस हो गई है। ठीक है, हमने वहाँ पे पढ़ा था, यहाँ पे ब्रोंकाइटिस एक तो पढ़ा, एक हमने पढ़ा था क्या, एटिलैक्टेसिस। एटिलैक्टेसिस में बिल्कुल कोलैप्सिंग हो चुकी थी, किसकी, लंग्स की कोलैप्स। अगर लंग्स की कोलैप्सिंग है तो हमारे पास है एटिलैक्टेसिस। अगर ब्रोंकाई जो है ना वो बिल्कुल अपना काम छोड़ गए और वो डायलेट यूँ हो गए हैं,
इसे हम कहेंगे ब्रोंकिएक्टेसिस। स्मूथ मसल और इलास्टिक टिश्यू जो है ना वो मेंटेन करते हैं बेसिकली टोन को। अगर तो वो कह रहा है कि स्मूथ मसल डिस्ट्रॉय हो जाए तो वो बिल्कुल जो है ना इसके स्मूथ मसल डिस्ट्रॉय हो गया तो ये बिल्कुल ढीला ढाला हो जाएगा। तो स्मूथ मसल डिस्ट्रक्शन, लॉस ऑफ इलास्टिक टिश्यू, और हमारे पास जो है ना वो जो स्पोर्टिंग थी वो खत्म होगी, जिसकी वजह परमानेंट डायलिटेशन हमारे पास हो जाएगी। ठीक है, फिर वो कह रहा है ऑब्स्ट्रक्शन इन दी ब्रोंक्यूल्स, इन्फ्लामेशन होगी, फॉरेन बॉडी होगा ट्यूमर, और वहाँ पे प्लग वगैरह जो है ना आना शुरू हो जाएंगे। कंजेनिटल काज क्या है, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन क्यों हुई इसकी, इन्फ्लामेशन थी वहाँ पे, फॉरेन बॉडी को ही आ गई, ठीक है, ट्यूमर हो गया या फिर कोई भी म्यूकस प्लग आ गया। कंजेनिटल काज में क्या रहा है, सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है ना एक बड़ी काज है, जिसके अंदर हमारे पास क्या होगा, क्लोराइड चैनल जो है ना वो अबनॉर्मल बनते हैं, जिसकी वजह से विस्कस म्यूकस जो है ना वो प्रोड्यूस होता है इन दी ल्यूमन। फिर इम्यूनो डेफिशिएंसी में वो कह रहा है कि इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हो जाता है, जिसकी हमारे पास आईजीजी का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जब आईजीजी का लेवल ज़्यादा होगा तो वो क्या करेगा, हमारे पास वही ऑब्स्ट्रक्शन करवाएगा, ब्रोंकिएक्टेसिस जो है ना वो सारी उसकी ढीली ढाली हो जाएगी। फिर प्राइमरी सिलियरी डिस्काइनेजिया, जो सीलियाँ हैं ना अगर वो ख़राब होंगी तो गंद जो है ना लंग्स का वो बाहर नहीं जा पाएगा और वो प्लग बना देगा। तो प्राइमरी सिलियरी डिस्काइनेजिया भी एक बड़ी निशानी है। इन्फेक्शन किस किस चीज़ का होता है, स्टेफ्लोकोकस हो रही है, स्क्लेप्सियला और टीबी का इन्फेक्शन हो सकता है। पैथोजेनेसिस अब देख लेते हैं किसकी, ब्रोंकिएक्टेसिस की। समझ आ गई है ना इसकी। स्मूथ मसल जो थे, इनके जो थे ब्रोंक्यूल के स्मूथ मसल वो बिल्कुल ढीले ढाले हो गए, तो क्या होगा, हमारे पास परमानेंट डायलिटेशन ऑफ द ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल हो गए। ठीक है, उसकी वजह से हमारे पास वजह क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन इन दी, यहाँ कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन होगी या सिस्टिक फाइब्रोसिस होगी जिसके अंदर क्लोराइड चैनल जो ठीक नहीं काम कर रहा है। अभी अजान हो रही है, बाकी अजान के बाद। ओके जी, पैथोजेनेसिस में वो कह रहा है कि हमारे पास या तो कोई भी फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन होगी, ठीक है, मतलब ब्रोंक्यूल्स के अंदर फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्ट हुई तो उसने क्या किया, वहाँ पे इन्फेक्शन करवा दिया। जब इन्फेक्शन होगा तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन होगा, इन्फ्लामेशन होगा तो वहाँ पे साइटोकाइंस आएंगे, वो क्या करेंगे, ब्रोंकियल वाल को पकड़ के तबाह कर देंगे। ठीक है, तो फॉरेन बॉडी की वजह से ब्रोंकियल वाल की तबाही हुई और उसने सारे का सारा काम कर दिया, डिस्ट्रॉय किया ब्रोंकियल, जिसकी वजह से हमारे पास वहाँ पे इन्फ्लामेटरी एक्सुडेट आ गए। ठीक है, वो कचरा गुबार, वो क्या करेंगे, लॉस ऑफ द टोन ऑफ द स्मूथ मसल, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगी, डायलिटेशन हो जाएगी। नंबर सेकंड पे कह रहा है कहीं इन्फेक्शन डायरेक्टली आ गया, जिसने हमारे पास क्या किया, इन्फ्लामेशन करवा दी और सीलिया जो है ना डिस्टर्ब हो गए वहाँ पे, और वहाँ पे क्या होगा, फाइब्रोसिस वगैरह हो जाएगी और वो हमारे पास परमानेंट डायलिटेशन करवा देंगे ब्रोंक्यूल्स की। तो ये दो चीज़ें आपको पता होंगी तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास जो है ना वो कह रहा है मॉर्फोलॉजी में कह रहा है कि मोस्टली जो है ना वो लोअर लोब, नीचे वाला जो एरिया है ना वो ज़्यादा अफेक्टेड होता है आपका लंग्स का। इन्फ्लामेटरी एक्सुडेट, ज़ाहिर बात है ग्रेविटी की वजह से नीचे जो है ना वो एक्सुडेट ज़्यादा दिखिएगा। डीस्क्वेमेटाइजेशन, एपिथेलियम जो है ना वो अपनी स्क्वेमेटाइजेशन को लूज लूज कर देगी और साथ में वहाँ पे अल्सर, आपको छोटे 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 अल्सर दिखेंगे, और स्पूटम इन्फेक्शन। ठीक है, मतलब थूक जो है ना उसके अंदर वो आपको स्पूटम, जिसे हम कहते हैं ना कि इन्फेक्शियस मटीरियल कुछ ना कुछ आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हीलिंग जो है ना वो नॉट रिपेयर, परमानेंट डायलिटेशन हो जाएगी और स्कारिंग, फाइब्रोसिस और इवन वहाँ पे स्मूथ मसल की नेक्रोसिस भी दिख जाती है। क्लिनिकल फीचर में कह रहा है कि परमानेंट उसको कफ होगी, म्यूकोप्रिलेंट स्पूटम आएगा, डिस्निया होगा, राइनोसाइनोसाइटिस होगा और हमारे पास हीमोपेटोसिस हो जाएगी। मतलब जब वो थूक बलगम करेगा तो उसके जो है ना बलगम के अंदर आपको खून नज़र आएगा, तो खूनी बलगम अगर आप कह लें तो बुरा ना होगा। नेक्स्ट जो है ना हमारे पास वो है रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़, जिसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि लंग्स जो है ना वो अभी तक हमने पढ़ी ऑब्स्ट्रक्टिव, मतलब वहाँ पे रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन था, अब है लंग्स की रिस्ट्रिक्शन हो जानी है कि लंग्स के अंदर कोई मसला है, स्टिफनेस हो चुकी है, वो कांट एक्सपैंड प्रॉपरली। अगर वो सही से गुब्बारा फूलेगा नहीं तो वो, हालांकि हवा ठीक आ रही है लेकिन वो फूलना ही नहीं चाह रहा, उसके अंदर इतनी स्टिफनेस आई हुई है। इसके अंदर बेसिकली क्या होगा, फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी वो कम होगी यहाँ पे। ठीक है, फोर्स एक्सपायरेटरी वाले हम उसके कहेंगे तुम एक्सपायर करो तो वो एक्सपायर भी कम करेगा। ठीक है, जब हमारे पास फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम भी कम है, फोर्स वाइटल कैपेसिटी भी कम होगी, तो हमारे पास ओवरऑल जो है ना वो दोनों कम है, तो भी ये नॉर्मल ही रह जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास रेशो लेंगे तो तकरीबन आपको नॉर्मल आएगी। कंप्लाइंस रिड्यूस, डिफ्यूजन कैपेसिटी रिड्यूस, फोर्स वाइटल कैपेसिटी रिड्यूस, लेकिन रेशो आपके पास नॉर्मल रहेगी क्योंकि डिनोमिनेटर भी हमारे पास कम हो रहा है, तो वहाँ पे ओवरऑल फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो वो कह रहा है कि लंग्स रिस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे, नॉट प्रॉपरली एक्सपैंड। सो क्रोनिक इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ के अंदर वो कह रहा है हमारे पास या तो एक्स्ट्रा पैरेन्काइमल होगा या फिर हमारे पास पैरेन्काइमल डायरेक्टली होगा। एक्स्ट्रा में कह रहा है कि हो सकता है कि चेस्ट जो है ना वाल, उसकी छाती वही वो लंग्स को एक्सपैंड नहीं करने देगी, मतलब हमने लंग्स को एक्सपैंडिंग से रोकना है। हो सकता है छाती जो है ना उसकी ख़राब हो, जो उसकी चेस्ट है उसके ऊपर जो है ना वो ज़्यादा कोई प्रेशर है, वो ओबीस है, काइफोसिस है, मतलब वर्टिब्रल उसको कोई प्रॉब्लम है, स्टर्नम का प्रॉब्लम है,
या फिर मस्कुलर, उसके जो मसल है ना वो ठीक नहीं काम कर रहे, डायफ्रैग्मेटिक पाल्सी है, ठीक है, गुलन बार, मेस्टीनिया ग्रेवस और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होगी, तो ये सारे की सारी हो जाएगी। फिर पैरेन्काइमा वगैरह के सेल्फ रिस्पॉन्सिबल, इसके अंदर क्या एक्यूट या फिर हमारे पास क्रोनिक हो सकता है, लंग्स की कोई इंजरी हो गई है तो वो लंग्स की अपने पैरेन्काइमा को डैमेज कर देगी। इसमें क्या था, जो ऊपर रिब्स थी वो सारी की सारी, या नीचे डायफ्राम था, जबकि यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास लंग्स का अपना जो स्ट्रक्चर है ना पैरेन्काइमा, वो इंजरी हो चुकी है उसके अंदर, वो हमारे पास सारी की सारी हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्रोनिक इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ के अंदर आ जाएगा। अब देखो एक्यूट के अंदर वो अगर होगी तो इससे हम कहेंगे एक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। क्रोनिक के अंदर क्या क्या हो सकती है, फाइब्रोसिंग हो सकती है डिजीज़, ग्रेनुलोमाटोसिस डिजीज़, ग्रेनुलोमा, इओसिनोफिलिक रिलीज हो सकता है, या फिर स्मोक रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ जो है ना वो हमारे पास क्रोनिक इशू बनवा सकती है, ठीक है। तो फाइब्रोजिंग में कह रहा है एक्सेस फाइब्रोसिस जो है ना वो लंग्स के ऊपर होगी, जो कि हमारे पास लंग की स्टिफनेस करवा देगी। जब लंग्स जो है ना वो फाइब्रोसिस से भर जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक्सपेंड नहीं कर पाएगा, सिंपल यही बात कर रहे हैं। फाइब्रोसिंग में वो कह रहे हैं कि हमारे पास क्या क्या आएगा, इडियोपैथिक, नॉन स्पेसिफिक इंटरस्टिशियल नमूनिया, साइटोजेनिक ऑर्गेनिक नमूनिया, ठीक है, या फिर न्यूमोकोनियोसिस होता है जिसके हम कहते हैं कोल वर्कर, जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है, ऑक्यूपेशनल रिलेटेड होता है न्यूमोकोनियोसिस, ठीक है। तो न्यूमोकोनियोसिस का एक दफ़ा क्वेश्चन आया था कि वो हमारे पास जो है ना वो कार्बन उसने बहुत ज़्यादा एक्सेल कर ली है, ये हमारे पास क्या होगा, फाइब्रोसिंग जो है ना वो लंग्स की करवा देते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, यहाँ पे मैं रिवाइज करवा दूँ। लंग्स के अंदर ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ है और रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ है। ऑब्स्ट्रक्टिव में हम एम्फीसीमा था, एस्थमा था, ब्रोंकाइटिस था और हमारे पास ब्रोंकिएक्टेसिस था, ठीक है। ए, बी और फिर हमारे पास एम्फीसीमा था। जबकि यहाँ पे एक्स्ट्रा पैरेन्काइमल या पैरेन्काइमल, मतलब अब लंग्स का अपना, एक्स्ट्रा पैरेन्काइमल में हमारे पास चेस्ट का मसला था, डायाफ्राम का मसला, यहाँ पे लंग्स का अपना मतलब एक्यूट, क्रोनिक। क्रोनिक के अंदर हमने क्या किया, फाइब्रोसिस हो सकती है, ग्रेनुलोमा हो सकता है, इओसिनोफिलिया हो सकता है, या स्मोक रिलेटेड हो सकता है। फिर हमने यहाँ पे देखा फाइब्रोसिस में इडियोपैथिक हो सकता है, नॉन स्पेसिफिक हो सकता है, या न्यूमोकोनियोसिस, जिस तरह हमारे पास सिलिका अगर इंजेस्ट किया सिलिकोसिस, एस्बेस्टोस का लीजिए, एस्बेस्टोसिस अगर कार्बन है तो इसको ब्लैक लंग डिजीज़ भी कहते हैं, ठीक है। तो ये टेबल आपका बना हुआ है, आपने उसको अच्छे से देख लेना है। तो अभी नेक्स्ट जो है ना वो हमारे पास है इंटरस्टिशियल पल्मोनरी फाइब्रोसिस, ठीक है। या इसके अंदर फाइब्रोसिस डिजीज़ के बारे में थोड़ा सा नाम देख लो। इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो सकता है, अनयूजुअल इंटरस्टिशियल निमोनिया, क्रिप्टोजेनिक फाइब्रोसिस एल्वुलाइटिस हो सकता है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास वो कह रहा है कि मेल जो है ना मोर कॉमन और 50+ ईयर जो है ना उनके अंदर देखा गया। देखो कोई भी इन्वायरमेंटल फैक्टर है, स्मोकिंग है, ऑक्यूपेशन है, या टॉक्सिन की वजह से हमारे पास, या फिर जिनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है, वहाँ पे क्या होता है, टीलोमरेज की हमारे पास शॉर्टनिंग हो जाती है और हमारे पास म्यूटेशन हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास एल्वुलर एपिथेलियम जो है ना, ठीक है, उसकी रैप्चरिंग होगी और वो रिपीटेडली बार 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 जब उसकी वहाँ पे रैप्चरिंग होगी ना तो टीलोमरेज साथ में शॉर्टन है, तो हमारे पास क्या होगा, इनेट इम्यूनिटी और अडाप्टिव इम्यूनिटी आना चाहिए, वो एक्टिवेट होगी, वो क्या करेगी, इन्फ्लामेशन काज करवाएगी और ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा को एक्टिवेशन करवाएगी। वो क्या करेगा, एक्सेसिव प्रोलिफरेशन कोलेजन, कोलेजन जब हद से ज़्यादा प्रोलिफरेट करेगा तो वो क्या करेगा, फाइब्रोसिस करवा देगा। बच्चों वाली बात है, इसमें कोई मुश्किल है ही नहीं, ठीक है। फाइब्रोसिस करवाने के लिए आपने वहाँ पे इंजरी करवानी है, स्मोकिंग के ज़रिए या किसी इन्वायरमेंटल फैक्टर के ज़रिए। जब वहाँ पे कोई भी इंजरी होगी ना तो वहाँ पे क्या होगा, अडाप्टिव इनेट और अडाप्टिव इम्यूनिटी है कि वो क्या करेगी, ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा को एक्टिवेशन करवाएगी। ये क्या करेगा, कोलेजन की सिंथेसिस को ज़्यादा करवाएगा, जब हद से ज़्यादा कोलेजन होगा तो लंग्स की फाइब्रोसिस हो जाएगी। इतनी सी बात है और भी कुछ भी नहीं इसने कहा हुआ। क्लिनिकल फीचर में वो कह रहा है हमारे पास 3D है, ड्राई कफ, डिस्निया और हमारे पास ड्राई इंस्पायरेटरी क्रैकल्स। जब आप सुनेंगे स्टेच के ज़रिए उसकी आवाज़ तो आपको क्रैकलिंग की आवाज़ सुनाई देगी, क्रैक करती होगी, जिस तरह कड़च कड़च पत्ते नहीं क्रैक करती, इस तरह की आपको क्रैकलिंग साउंड दिख जाएगी। फिर वो कह रहे हैं हमारे पास मॉर्फोलॉजी में ग्रास है और माइक्रोस्कोप ग्रास में कह रहा है कि क्लब स्टोन अपीयरेंस होगी आपको, ठीक है, स्कारिंग होगी, रबिंग होगी। फिर पैची जो है ना इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस दिखेगी, फाइब्रोब्लास्टिक फोकाई दिख जाएंगी और साथ में डैमेज लंग एट आर्किटेक्चर, जो लंग्स का आर्किटेक्चर है ना वो आपके पास डैमेज होगा और हनी कॉम्ब जो है ना वहाँ पे अपीयरेंस आपको दिख जाएगी, जिस तरह शायद की मक्खियों की अपीयरेंस होती है ना हनी कॉम्ब लाइक, इसी तरह करके आपको हनी कॉम्ब लाइक अपीयरेंस दिख जाएगी। तो ये हमारे पास क्लिनिकल टिपिकल सिनेरियो है। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं इन्फ्लामेशन में हमारे पास मास सेल हो सकता है, प्लाज्मा सेल, लिम्फोसाइट और न्यूट्रोफिल या इओसिनोफिल हमारे पास आ जाएंगे। ट्रीटमेंट क्या है, लंग्स की ट्रांसप्लांटेशन कर दो आप, या ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा, ये वाला यानी ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा, इसकी इनहिबिशन करवा दो, आपके पास ज़्यादा कोई कोलेजन नहीं बनेगा, फाइब्रोसिस भी नहीं होगी। एक ये है, अगर ये भी नहीं हो सकता फिर एट दी एंड हमने लंग्स की ट्रांसप्लांटेशन कर देनी तो आपके पास बंदा ठीक हो जाया करता है।
नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमोकोनियोसिस, सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस या कार्बन कोल्ड डिजीज। जल्दी से देख लेते हैं इसके बारे में। न्यूमोकोनियोसिस क्या है? ड्यू टू इनहेल डस्ट पार्टिकल। जब हम डस्ट के पार्टिकल इनहेल करती हैं ना, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, डस्ट के अंदर सिलिका ज़्यादा होता है, तो सिलिकोसिस हो सकता है। अगर वो कोल माइन में खा रहा है तो ब्लैक लंग डिजीज़ होती है, जिसे हम कोल लंग डिजीज़ कहते हैं, क्योंकि कार्बन बहुत ज़्यादा। और अगर एस्बेस्टॉस ज़्यादा इनहेल कर लेगा तो एस्बेस्टोसिस उसे हम कहेंगे, जो कि हमारे पास एट द एंड लंग कैंसर करवाएगा, और हमारे पास वो मीज़ोथेलियोमा जो है ना वो मोस्टली इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो वो बुक के अंदर टेबल लिखा हुआ है, मैंने साथ में मेंशन भी किया हुआ है, वहाँ जाके देख लेना। पैथोजेनेसिस में डिपेंड अपॉन साइज़, शेप और सॉल्युबिलिटी में वो कह रहा है कि हमारे पास क्या होगा, 5 से 10 माइक्रोमीटर हो सकता है, या 0.5 माइक्रोमीटर हो सकता है, या 1 से 5 माइक्रोमीटर जो है ना वो आपको वहाँ पे इन्फ्लेमेशन वो दिख जाएगी। सिलिका और एस्बेस्टॉस जो है ना वो रैपिड कॉज़ है, जबकि कोल जो है ना वो आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना हमारे पास न्यूमोकोनियोसिस करता है, ठीक है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि पार्टिकल यूँ ही इन्हेल होता है लंग्स के अंदर, तो क्या होता है, लंग्स के अंदर रेसिडुअल माइक्रोफेजेस पड़े हुए हैं, वो क्या करती हैं, उस पार्टिकल को फेगोसाइटोस करके हमारे पास क्या करती है, इन्फ्लाज़ोन की एक्टिवेशन करवा देनी है इन्होंने, ठीक है। इन्फ्लाज़ोन जब एक्टिवेट होंगे, उन्होंने क्या करना है, साइटोकाइन और इंटरल्यूकन की एक्टिवेशन, इम्यूनिटी आपकी एक्टिवेट हो जानी है। इम्यूनिटी जब एक्टिवेट होगी, ये प्रो फाइब्रोजेनिक है, जिसने बाद में प्रोलिफरेशन करके फाइब्रोसिस और स्कारिंग करवा देनी है। तो इन सिंपल हमारा ये जो लंग्स था, ठीक है, इसके अंदर क्या थे, रेजिडुअल मैक्रोफेजेस थे। जो ही डस्ट आया, सिलिका आया, एस्बेस्टॉस आया, ये कोल आया। सिलिका और एस्बेस्टॉस फ़ौरन काम करते हैं, कोल ऐसा-ऐसा करता है। यहाँ पे रेजिडुअल मैक्रोफेज ने इन्फ्लाज़ोन रिलीज़ की, इन्फ्लाज़ोन ने साइटोकाइन और बाकी इन्फ्लेमेटरी जो रिलीज़ थी ना इंटरल्यूकन, उसकी एक्टिवेशन करवाई। उसकी वजह से इम्यूनिटी एक्टिवेट हुई। इम्यूनिटी एक्टिवेट होने से हमारे पास जो प्रो फाइब्रोजेनिक है ना, ये हमारे पास वो एक्टिवेशन हो गई है, एक्टिव इम्यूनिटी। उसने क्या किया, एक्सेसिव प्रोलिफरेशन, और वहाँ पे फाइब्रोसिस स्कारिंग होगी, तो यहाँ पे टपा-टप लंग्स के अंदर फाइब्रोसिस स्कारिंग होगी और हमारे इनके न्यूमोकोनियोसिस होगी। इतनी सी बात है बस, और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट हमारे पास है कोल वर्कर डिजीज़, जो कि हमारे पास कोल कार्बन के साथ एक्सपोज होती है। इसके कुछ एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, एंथ्राकोसिस, सिंपल कोल वर्कर या कम्प्लेक्स कोल वर्कर, 3 कैटेगरीज हैं। एसिम्प्टोमेटिक में कह रहा है कि ब्लैक एंथ्राकोटिक पिगमेंट जो है ना डॉट आपको लंग्स के अंदर दिख जाए, लेकिन उसके ऊपर नो सेलुलर रिस्पॉन्स सीन। अगर ये लंग्स है, इसके ऊपर ब्लैक सा आपको कुछ ना कुछ दिख जाए, ठीक है, एंथ्राकोटिक पिगमेंट डॉट एक दिख जाए, तो इसे हम कहेंगे ये हमारे पास कोल वर्कर जो कि एसिम्प्टोमेटिक है। यहाँ पे क्या होता है, मैक्रोफेजेज एक्टिवेट होती है लेकिन पल्मोनरी डिस्फंक्शन नहीं होती, इसे कहेंगे सिंपल कोल वर्कर डिजीज। कम्प्लेक्स में क्या होता है, बोथ सेलुलर रिस्पॉन्स और पल्मोनरी डिस्फंक्शन रिस्पॉन्स, ठीक है। ब्लैक डॉट भी मिलेगा और सांस लेने में भी मसला होगा, जिससे कहेंगे कम्प्लेक्स कोल जो है ना वो वर्कर डिजीज। अब यहाँ पे उसने कहा होगा कि ये प्रोग्रेसिव मास की जो फाइब्रोसिस हो जाती है, जो कि इसकी हमारे पास ट्रीटमेंट नहीं है। मॉर्फोलॉजी में पल्मोनरी एंथ्राकोसिस में कह रहा है कि ब्लैक पिगमेंट ऑफ द लंग्स, लंग्स के ऊपर एक काला धब्बा जो है ना वो लग गया है। सिंपल कोल में क्या होगा, मैक्यूल्स और नोड्यूल्स आपको दिख जाएंगे कोलेजन फाइबर की वजह से। कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको मल्टीपल नोड्यूल, क्योंकि ये नाम में ही कॉम्प्लेक्स है ना, तो मल्टीपल ब्लैक नोड्यूल, इसमें एक नोड्यूल और दिख जाएगा, ठीक है। जबकि यहाँ पे ब्लैक पिगमेंट, छोटे छोटे ब्लैक पिगमेंट जो है ना आपको दिख जाएंगे, ठीक है। तो वो कह रहा है कि ब्लैक लंग डिजीज जिसे हम कहते हैं वो हमारे पास स्कारिंग हो जाती है। क्लिनिकल फीचर में बिनाइन स्टेट भी हो सकता है, अगर प्रोग्रेसिव हो जाए तो एक्सेसिव फाइब्रोसिस होगी, पल्मोनरी डिस्फंक्शन होगी, और हमारे पास क्या होगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, और हमारे पास एट दी एंड राइट हार्ट फेलियर, ठीक है। मतलब जो हार्ट है ना, ठीक है, जिसने वो आगे ये था हमारे पास राइट साइड, ठीक है। तो अगर इसकी हम मसला होगा तो हमारे पास क्या होगा, आगे कुछ वेंटिलेशन वगैरह नहीं होगा, तो हमारे पास राइट हार्ट जो है ना ये वाला, इसका फेलियर हो जाएगा एट दी एंड, ठीक। प्रोग्रेसिव स्टेज में सिलिकोसिस में कह रहा है, अगर सिलिका बहुत ज़्यादा एक्सपोज कर लिया, सिलिकोसिस की हमारे पास एक क्रिस्टलाइन फॉर्म है, एक अमॉर्फस फॉर्म है, ये एमसीक्यूज था, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन फॉर्म जो है ना वो ज़्यादा डेंजरस होती है। फिर वो कह रहा है इनहेल करने के बाद जो रेजिडुअल मैक्रोफेजेस है ना वो क्या करेंगे, सेम वही लंग्स के अंदर इंफ्राजोन जो है ना रेजिडुअल मैक्रोफेज इनगल्फ करके इंफ्राजोन रिलीज करना है, जिन्होंने हमारे पास इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन रिलीज करना है, जो कि हमारे पास क्या इंटरल्यूकिन 1 T1 नेक्रोटिक फैक्टर फाइब्रोजेनिक इफेक्ट देंगी, और हमारे पास फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाएगी। मॉर्फोलॉजी में क्या कर रहा है वो, हमारे पास सिलिकोटिक नोड्यूल जो है ना हमारे पास दिख जाएंगे, जो कि ब्लैक इन कलर, साथ में मार्फस सेंटर होगा और हाइलाइजेशन ऑफ दी कोलेजन फाइबर आपको दिख जाएगी। तो नेक्स्ट पे उसने कहा हुआ कि हमारे पास जो है ना हार्ड कोलेजिनस आपको स्कार दिख जाएगा, जो कि हमारे पास मैसिव फाइब्रोसिस एंड पे होनी फाइब्रोसिस है, और हमारे पास सिलिकोसिस के अंदर क्या होगा, हनी कॉम अपीयरेंस जो है ना आपको दिख जाएगी। तो इन सिंपल वर्ड, सिलिकोसिस के अंदर आपको हनी कॉम अगर आ जाए ना, ठीक है, हनी कॉम अपीयरेंस, तो मतलब ये न्यूमोकोनियोसिस का सिलिकोसिस की वजह से हमारे पास सारी का सारा हो गया। अब यहाँ पे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एसिम्प्टोमेटिक कभी कभार होता है, नोड्यूल होता है। एस्बेस्टोसिस में के अंदर कह रहा है कि काज मीजोथेलियोमा ये करवा देता है,
एस्बेस्टोसिस के अंदर क्या होता है, प्लूरल प्लेक और एफ्यूजन आपको दिख जाएगी, एस्बेस्टोस और नमूनिया बॉडीज आपको दिख जाएंगी। अगर एमसीक्यूज में मैक्यूल और नोड्यूल आ जाए तो कोल वर्कर है। अगर आपके पास सिलिकोटिक नोड्यूलरिटी आ जाए तो सिलिकोसिस है, और इसके अंदर हमारे पास क्या था, हनी कोम था। ठीक है, अगर आपके पास एस्बेस्टोस आना है तो उसके अंदर प्लूरल एफ्यूजन आपको दिख जाएगी और प्लूरल प्लेक अगर नजर आ जाए। तो ये एमसीक्यू पॉइंट मैंने लिख दी है आपके लिए, होपफुली कुछ ना कुछ हेल्पफुल होंगे। अब हमारे पास है ग्रेनुलोमिएटिस डिजीज़ के बारे में कॉन्सेप्ट। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है ग्रेनुलोमिएटिस डिजीज़, कुछ हैं लंग्स की, वो बस जल्दी डिस्कस करती हैं और हमारा मेजर टॉपिक जो है ना लंग्स का कवर हो जाएगा। स्क्लेरोसिस बेसिकली क्या होता है, अननोन एटियोलॉजी होती है इसके अंदर, मल्टी सिस्टम डिजीज ऑफ अननोन एटियोलॉजी करेक्टराइज्ड बाय ग्रेनुलोमा। लंग्स के अंदर ग्रेनुलोमा बन जाता है। ठीक है, टीबी के अंदर जिस तरह होता है ना मल्टी सिस्टम डिजीज, सेम इसी तरह स्क्लेरोसिस भी एक मल्टी सिस्टम यूकारा डिजीज है, इसके अंदर भी लंग्स के अंदर एक ग्रेनुलोमा सा बन जाएगा। ठीक है, अब उसके अंदर मैक्रोफेजेस और एपिथेलियल सेल की कलेक्शन होगी, वो हमारे पास एक जाइंट सेल सा बना देंगे। ठीक है, टीबी के अंदर हमें केशियस नेक्रोसिस नज़र आती है, लेकिन लंग्स के अंदर अब जब स्कारडोसिस होगी, सॉरी स्क्लेरोसिस में कह रहा हूँ स्कारडोसिस। ठीक है, तो स्कारडोसिस के अंदर यही होगा कि हमारे पास जाइंट सेल बनेगी और लाइंड बाय CD4 टी सेल, जो कि नॉन किजिएटिंग जो है ना वो ग्रेनुलोमा। टीबी के अंदर किजिएटिंग ग्रेनुलोमा बनता है, यहाँ पे नॉन किजिएटिंग ग्रेनुलोमा बनता है स्कारडोसिस के अंदर। ठीक है, इसको मैं एल पढ़ रहा हूँ, CS स्कारडोसिस। ठीक है, अब वो कह रहे हैं फैक्टर कौन कौन से थे थ्रू आउट दी वर्ल्ड, वो कह रहे हैं कि पेंडेमिक ये है, और इसके अंदर वो कह रहे हैं कि फीमेल ज़्यादा इन्वॉल्व है मेल की, और 40 अबव ईयर जो नॉन स्मोकर जो है ना वो ज़्यादा इन्वॉल्व है बजाय स्मोकर के। ठीक, और ये अच्छा, एंडेमिक में हमारे पास क्या होता है, किसी एरिया में फैले, पेंडेमिक पूरी दुनिया में फैलती चीज़, तो ये हमारे पास पेंडेमिक है, पूरी दुनिया में स्कारडोसिस जो है ना वो फैली हुई है। और वो कह रहे हैं कि यहाँ पे टी सेल मीडिएटेड, ये बेसिकली रिस्पॉन्स है, पोलन में भी इन्वॉल्व होता है। टी सेल जब एक्टिवेट होते हैं वो CD4 टी सेल को एक्टिवेट करेंगे, स्कारडोसिस की बात हो रही है ना। ठीक है, तो क्या होगा, मैक्रोफेजेस और वही इंटरल्यूकन 2 और इंटरफेरॉन गामा जो है ना, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर, वो सारे के सारे एक्टिवेट। एंड भी आपने नॉन किजिएटिंग ग्रेनुलोमा जहाँ भी देखो वो स्कारडोसिस का केस है। ठीक, फिर वो कह रहा है कि ओलिगोक्लोनल एक्सपेंशन ऑफ द CD4 टी सेल में कह रहा है फीडबैक रिस्पॉन्स, जिसके अंदर जो है ना वो कह रहा है कि हमारे पास मोर टी सेल जो है ना वो हमारे पास टी सेल ज़्यादा फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर और इंटरल्यूकन जो है ना इन्फ्लामेटरी प्रोटीन और सारे के सारे जो है ना वो क्या करते हैं, मैक्रोफेजेस की रिक्रूटमेंट करते हैं, और वहाँ पे टी सेल की ना रिक्रूटमेंट ज़्यादा से ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ पे कह रहा है हिस्टोकेमिकल में आपको नॉन किजिएटिंग ग्रेनुलोमा वो मिल गया, तो फीचर क्या होंगे जब स्कारडोसिस का पेशेंट आएगा, उसके अंदर वो कह रहे हैं हमारे पास जो है ना डिस्क्रीट कॉम्पैक्ट कलेक्शन ऑफ CD4 सेल, एपिथेलाइट सेल दिख जाएंगे, और वो कह रहा है कि रिम बाय टी सेल, CD4 हेल्पर जो टी सेल हैं वो दिख जाएंगे, साथ में जाइंट सेल आपको जहाँ पे दिख जाएंगे, साथ में नॉन केजिएटिंग ग्रेनुलोमा। तो ये बस इसकी मॉर्फोलॉजी है थोड़ी सी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। बाकी वो कह रहे हैं कि हमारे पास हिस्टोलॉजिकली 2 बॉडीज़ दिखती जाती हैं, एक होता है श्वान बॉडी और एक हमारे पास एस्टेरॉयड बॉडी। स्कारडोसिस की बात कर रही, ए से एस से याद कर लो श्वान, ए से हमारे पास याद कर लो एस्टेरॉयड बॉडी, इसी से एस से याद कर लो। ठीक है, श्वान बॉडी के अंदर क्या होता है, बेसिकली कैल्शियम की डेपोजिशन होगी, जबकि एस्टेरॉयड के अंदर हमारे पास स्टार शेप जो है ना आपके पास बॉडीज़ जो है ना वो आपको दिख जाएंगी। फिर वो कह रहा है कि नो सेंट्रल नेक्रोसिस, इसके अंदर कोई भी सेंट्रल नेक्रोसिस नहीं होती जिस तरह टीबी के अंदर हो रही थी। मल्टी सिस्टम लंग डिजीज़ है, और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हमारे पास ब्रोंकियो एल्वियुलर लिवाज जो है ना वो रेज करता है हमारे पास CD4 टी सेल की, वहाँ पे आपको दिख जाएगा। अब नेक्स्ट उसने बताया हुआ कि हमारे पास 5 से जो 15% पेशेंट है उनके अंदर फाइब्रोसिस जो है ना वो हनी कॉम्ब लाइक यहाँ पे भी मिल जाती है। सिलिकोसिस के अंदर भी हमने देखी जाए, स्कारडोसिस के अंदर भी यही हो रही है। लिम्फ नोड इन्वॉल्व है, लिम्फ एडिनोपैथी भी साथ दिख जाएगी, और साथ में हेलर और पैराट्रेकियल लिम्फ नोड जो है ना वो मोस्टली इन्वॉल्व होती हैं, और पेनलेस इन्लार्जमेंट होती है, और फेम रबड़ी रबड़ी किस्म की आपको ग्रेनुलोमा मिलेगा, और पेनलेस होकर नॉन अल्सरेटिव होगा। स्किन लीजन जो है ना वो कह रहा है कि 25% पेशेंट में दिखते हैं कि रैशेज ऑन दी चीक्स, उसके जो गाल हैं उसके ऊपर रैशेज, और उसके नाक जो है ना उसके ऊपर आपको रैशेज दिख जाएगा। साथ में कह रहे हैं एरिथीमा नोडोजम या मतलब नोड्यूल्स ऑन दी लिम्स आपको मिल जाएंगे। फिर आई और लैक्रिमल ग्लैंड इन्वॉल्व हो सकता है, आयरस में वो कह रहे हैं हमारे पास आयराइटिस हो सकता है। फिर कॉर्नियल ओपेसिटी, रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर, और ग्लूकोमा, और टोटल पार्शियल लॉस हो जाता है, रेटिनाइटिस, मतलब जब आँख इन्वॉल्वमेंट होगी ना आई ग्लैंड तो उसके अंदर वो रेटिनाइटिस और सारी की सारी होगी। ग्लैंड के अंदर इन्फ्लामेशन, पेरोटिड इन्वॉल्वमेंट, सिक्रीशन सप्रेस हो जाएगी, ड्राइनेस, और हमारे पास इन्फ्लामेशन होगी। स्प्लीन इन्लार्जमेंट वगैरह 3/4 जो है ना वो हमारे पास ग्रेनुलोमा सी
1/3 में हमारे पास हेपेटोमेगाली भी दिख जाती है और साथ में मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास हाइपर कैल्सीमिया हो जाता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में मोस्टली कह रहा है कि हेलर लिम्फ नोड एडिनोपैथी जहाँ पे दिख जाएगा वो सार्कोडोसिस डोसिस का, पेरिफेरल एडिनोपैथी, साथ में आपके पास ये सारी रटा लगाने वाली चीज़ें हैं। साथ में वो कह रहे हैं हमारे पास क्या होगा, आई की इन्वॉल्वमेंट दिख जाएगी, साथ में वीएन लॉस होगा, स्प्लीनोमेगाली और हेपेटोमेगाली दिख जाएगी। सिम्टोमेटिकली कह रहा है रिस्पायरेटरी होगा, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ होगा और हमारे पास ड्राई कफ आ जाएगी, ठीक है। लास्ट पे उसने कहा हुआ कि हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी एल्वुलाइटिस हो जाएगा, जिसकी वजह से एलर्जी की वजह से हमारे पास क्या होगा, एल्वुलर की इन्लार्जमेंट हो जाएगी। साथ में पल्मोनरी इओसिनोफीलिया हो जाएगी, इओसिनोफिल का लेवल ज़्यादा, और साथ में स्मोकिंग रिलेटेड इंटरस्टिशियल सीओपीडी और वो सारे की सारी डिजीज़ हो जाएंगी। नेक्स्ट उसने कुछ दिए हुए हैं पल्मोनरी एम्बोलाइज्म के बारे में, मतलब अब कोई भी थ्रोम्बस जो है ना वो पल्मोनरी वेसल के अंदर चला जाए, इसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं। नेक्स्ट पे हमने उसकी वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगी, वेसल के अंदर हेमरेज होगा, नमूनिया जो है ना वो मोर इन्वॉल्व चाइल्ड के अंदर, टीबी हो सकता है और लंग्स ट्यूमर हमारे पास। पल्मोनरी एम्बोलिज्म में कह रहा है कि डिसलॉज जो थ्रोम्बस है ना वो एम्बुलस के अंदर कन्वर्ट हो गया। बच्चों वाली बात है, डीप वेन, फेमोरल और पोप्लिटियल आर्टरी, मतलब पाँव वाली आर्टरी जिसको चोट लगी हो वहाँ से थ्रोम्बस निकला। फेमोरल वेन से ड्रेन करते हैं इंटरनल इलिक कॉमन से इंफीरियर वेन के बाद सारी एनाटॉमी है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी वेसल के अंदर जाके उसने लंग्स के जो वेसल है उसके अंदर जाके फंस गया। वहाँ पे कह रहे हैं कि वो ब्लड कैन नॉट गो टू लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। अब लेफ्ट लंग से होकर ब्लड जो लेफ्ट एट्रियम में आ रहा था ऑक्सीजनेटेड वो नहीं आएगा, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, बैक फ्लो होगा ब्लड। ब्लड जब बैक फ्लो होगा तो राइट एट्रियम के अंदर इंटर होगा तो राइट हार्ट की फेलियर होगा और वो सडन डेथ के अंदर मरीज चला जाएगा। अब फिर नेक्स्ट उसने कहा हुआ है हमारे पास कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं थ्रोम्बस के, उसमें कोई प्रोग्रेसिव बेड रेस्ट जो कर रहा होता है, एक्सरसाइज ना कर रहा हो, चोट लगने के बाद जो रेस्ट कर रहे होते हैं बेड रेस्ट, आफ्टर लॉन्ग जो है ना वो लंबे अरसे तक जो फिर लोग ट्रैवलिंग करते हैं उनके अंदर देखा गया, ठीक है। फिर उसने कहा कि सर्जरी के अंदर, ट्रोमा के अंदर, फीमेल टेकिंग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, जो फीमेल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव लेती हैं ना उनके अंदर कह रहे कि मोस्टली देखा गया है। फिर वो फीमेल्स, एक मिनट यार, ओके, जो फीमेल जो है टेकिंग ओरल कैंसर की पेशेंट होती है और हाइपर कोएगुलेबिलिटी के अंदर जो होते हैं, जो खून को गाढ़ा करने वाली जो चीज़ें हैं उसकी वजह से 80% लोगों में वो कह रहा है कि साइलेंट होता है, पता ही नहीं चलता, ठीक है। जब वो पोस्टमार्टम करते हैं तब पता चलता है कि वो उसका कोई जो है ना चोट लगी थी पाँव में और वो मर गया बंदा। क्यों मरा? क्योंकि उसका जो थ्रोम्बस था पाँव वाली चोट का वो लंग्स वाली पल्मोनरी के अंदर चला गया। जब उसकी हम करते हैं पोस्टमार्टम तो पता चलता है हमें। सीक्वेंसेस क्या है एम्बुलेंस के, वो डिपेंड करता है साइज़ कितना है, अगर छोटा है तो फिर छोटा सा हो सकता है, लेकिन अगर बड़ा साइज़ है तो पक्की मौत हो जाएगी, ठीक है। सीवीएस स्टेटस में कह रहा है कि अक्सर लोगों को जो है ना वो दिल का ही मसला पहले से होता है, तो जिनको पहले से दिल का मसला है वहाँ पे अगर एम्बुलेंस आ जाएगा तो फिर और मसला करेगी। कॉम्प्लिकेशन में कह रहा है वेसल ब्लॉकेज है, इंट्रावेस्कुलर प्रेशर बढ़ जाता है, इस्कीमिया ऑफ द टिश्यू हो जाए जिसकी वजह से हमारे पास हाइपोक्सिया हो जाएगा, और रिड्यूस्ड कार्डिक आउटपुट जिसकी वजह से राइट वेंट्रिकल का फेलियर आपको ही करवा देना है। फिर साइज़ स्मॉलर होगा तो वो मीडियम साइज़ में होगा तो हाइपोक्सिया और इस्कीमिया हो जाएगा। कार्डियोपल्मोनरी स्टेटस देख लेना, और मेन आर्टरी वगैरह का बाइफरकेशन जहाँ पे हो रही है ना आर्टरीज़ की, वहाँ पे उमर डिस्चार्ज होगा। अगर छोटा होगा तो वो हमारे पास मीडियम साइज़ आर्टरी के अंदर जाके फंस सकता है, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि कंपनसेट इन कार्डियोपल्मोनरी स्टेटस डिस्टर्ब होगा, ठीक है, तो वो क्या करवाएगा, इंफ्रॉक्शन करवाएगा, इस्कीमिया करवा देगा और डेथ करवा, जाहिर सारी बात है ब्लड नहीं पहुंचा तो इस्कीमिया ही होगा। तो रिस्क क्या क्या है हमारे पास, वो कह रहा है कि हमारे पास जो है ना वो मोस्टली जो लोअर लोब ऑफ द लंग्स है ना वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है, और वहाँ पे आपको वेज शेप्ड इंफ्रॉक्शन, ठीक है। अब वेज शेप में क्या होता है कि ये वाली उसकी बेस होती है और ऊपर वाली इसकी एपेक्स होती है, तो इस तरह का आपको अगर इंफ्रॉक्शन दिखे तो इसमें वेज शेप एपेक्स करती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि रेड होगा, हेमोरेजिक होगा, वहाँ पे रेड ब्लू एरियाज आपको दिख जाएंगे, साथ में कोagulative नेक्रोसिस आपको दिख जाएगी, ठीक है। इन दिस इन्फेक्शन वो कह रहा है आफ्टर 48 आवर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस भी हमें दिख जाती हैं, रेड सेल की लाइसिस, हीमोसिडेंट, सारी बात है जब वहाँ पे वो रेड सेल अकामुलेट होंगे आरबीसीज, वो फटेंगे तो आयरन निकलेगा और फिर वहाँ से हीमोसिडेंट सारे का सारा रिलीज होगा, फाइब्रोसिस होगी और स्कारिंग हो जाएगी। क्लिनिकल फीचर में वही कह रहा है कि 80% साइलेंट, पता नहीं चलता, 5% लोगों में राइट हार्ट की फेलियर होता है, डीमा होता है, सडन डेथ हो जाती है। फेट क्या है इसकी, फाइब्रिनोलिटिक एक्टिविटी ऑफ द बॉडी में रिजॉल्व इट, ठीक है। मतलब हमने कोई ऐसा काम करना है जिसकी वजह से जो फिब्रिन है ना वो उसने तोड़ना है, तो इसकी वजह से रिजॉल्व का, या स्मॉलर में भी प्रोग्रेस टू लार्जर और सीरियस कम है। अगर छोटा है तो उसी वक्त उसको ट्रीट कर लो, वरना अगर वो बढ़ गया तो फिर मसला बन जाएगा, ठीक है। अगर रिजॉल्व हो भी जाए तो इसकी वगैरह दोबारा रीअकरेंस भी हो सकती है। फिर उसने कहा हुआ कि कुछ नॉन थ्रोम्बेटिक एम्बोलिज्म है, जिस तरह हवा का एम्बोलिज्म है, एमनियोटिक फ्लूइड का,
बोन मैरो का। अगर खून ना भी हो तो यहाँ पे एम्बोलस बनने का और भी बड़े चांसेस है। एयर एम्बोलिज्म, एमनियोटिक मतलब माँ के अंदर से, फिर बोन मैरो हड्डी का, और फिर हमारे पास कोई भी फॉरेन चीज़ आ गई है खून के अंदर तो वो भी हमारे पास एम्बोलिज्म करवा सकती है। फिर हमने कहा है कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन के बारे में, मतलब जो लंग्स की है ना वेसल्स, उसकी हाइपरटेंशन में वो कह रहा है कि टू मच रेजिस्टेंट पल्मोनरी वेसल, टू लो रेजिस्टेंस। जब भी वो कह रहा है कि हमारे पास 25 mmH से ज़्यादा होगा ना प्रेशर वहाँ पे, तो वहाँ पे हमारे पास क्या होगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाएगी, वेसल फूल जाएंगी और वेसल का एरिया रिड्यूस और फ्लो वहाँ से तेज़ हो, जल्दी जल्दी खून गुजर जाएगा, लेकिन वहाँ से वो ऑक्सीजन की जो है ना वो एक्सचेंजिंग नहीं होगी। इस वजह से क्या होगा, वो कह रहा है WHO की ऑर्गेनाइजेशन में पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन, पल्मोनरी हाइपरटेंशन ड्यू टू लेफ्ट हार्ट फेलियर की वजह से, या पल्मोनरी हाइपरटेंशन ड्यू टू लंग्स डिजीज, फेफड़े इन्वॉल्व है, दिल इन्वॉल्व है, या फिर आर्टीरियल इन्वॉल्व है, मतलब कि वो वहाँ पे मस्कुलर या इलास्टिक आर्टरीज के अंदर आपको कहीं ना कुछ मसला दिख जाएगा। ठीक है, तो वो कह रहा है कि लीड टू नैरोइंग, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, आर्टीरियल के लेवल पे प्रेशर चेंज, टू मच प्रोलिफरेशन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू और इम्यूनो डेफिशिएंसी हो जाएगी वायरसेस के अंदर को, और वहाँ पे कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ आपको दिख जाएगी। फिर अगर तो हमारे पास ये लेफ्ट हार्ट फेलियर है तो यहाँ से सारा ब्लड पीछे जाएगा वापस प्रेशर, और वहाँ पे हाइपरटेंशन क्रिएट कर देगा। फिर पल्मोनरी हाइपरटेंशन ड्यू टू लंग डिजीज में ऑब्स्ट्रक्टिव लंग है, रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज, या फिर कोई भी लंग्स के अंदर फाइब्रोसिस हुई है, इसकी वजह से क्या होगा, वेसल्स के अंदर हमारे पास हाइपरटेंशन होगी, और फिर थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, कोई भी हमारे पास एम्बोलस जो है ना वो आ गया थ्रोम्बस टूट के एम्बोलस में, फिर हमारे पास क्या है, मल्टी फैक्टोरियल मैकेनिज्म अननोन कुछ हमारे पास फैक्टर है वो बता रहा है। पैथोजेनेसिस में कह रहा है कि लंग्स जो है ना पैथोलॉजी में वेसल ऑब्स्ट्रक्शन, तो जहाँ पे भी वेसल ऑब्स्ट्रक्ट होगी तो पीछे सारा प्रेशर बढ़ जाएगा, तो वेसल की ऑब्स्ट्रक्शन। कंजेनिटल में कह रहा है कि हार्ट डिजीज में माइक्रोस्टीनोसिस हो सकती है। ठीक है, या फिर वो कह रहा है साथ में हमारे पास कोई भी लेफ्ट एट्रियल जो है ना वहाँ पे जो है ना उसकी ब्लॉकेज की वजह से सारा ब्लड बैक जाएगा, और वहाँ पे पिछली जो आर्टरीज है उनकी हाइपरटेंशन हो जाएगी। ऑटोम्यून डिजीज़ में वो कह रहे हैं कि वेसल के अंदर डिपॉजिट हो जाएंगे एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्सेस, वो कम्प्लेक्स जब डिपॉजिट होंगे तो वो वहाँ पे मसला क्रिएट करेंगे। फिर उसने कहा कि हमारे पास जो कुछ ना ओबेसिटी या हाइपोक्सिया में भी हो सकता है। इटियोलॉजी में उसने कहा कि 80% हाइपरटेंशन इडियोपैथिक है, पता ही नहीं चलता, जेनेटिक फैक्टर हो सकता है, बोन मॉर्फोलॉजिक पाथवे में कह रहा है कि BM2 रिसेप्टर्स होती हैं, इस रिसेप्टर में ना म्यूटेशन हो जाती है, तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, जो एंडोथीलियम होती है ना, ठीक है, उसकी डिसफंक्शनिंग हो जाती है, और वो एंडोथीलियम क्या करती है, कोagulation यहाँ पे करवा देगी। फिर हमारे पास इंटीमा, ट्यूनिका इंटीमा मीडिया, और तो जो ट्यूनिका मीडिया वाली लेयर है ना उसके अंदर स्मूथ मसल होती है, अगर उनकी हाइपरट्रॉफी हो जाएगी तो फिर भी नैरोइंग होगा। खुद आप लिख सकते हैं, अगर आपने वैस्कुलर पैथोलॉजी अच्छे से मेरी सुनी हुई है ना तो वो सारी बातें बताई हुई हैं, कोई इसके अंदर मुश्किल नहीं है। फिर पेशेंट की जो है ना वो हमारे पास कह रहा है कि अबव 40 मोस्टली होता है डिस्निया, फटीग के साथ आएगा, छाती में पेन होगी, रिस्पायरेटरी सांस लेने में मसला, और उसका राइट हार्ट फेलियर इवन होगा तो वो मर भी सकता है। कॉम्प्लिकेशन में वेजोडाइलेटर आपने देनी है। ठीक है, ट्रीटमेंट में सॉरी, तो वेजोडाइलेटर दे देंगे तो खून को जाने का रास्ता मिल जाएगा, या फिर डायूरेटिक मतलब ब्लड वॉल्यूम ही आप कम कर दो तो इसकी वजह से हमारे पास काफ़ी लोड कम हो जाएगा। डिफ्यूज एल्वुलर हेमोरेजिक सिंड्रोम कह रहा है कि 3 चीज़ों में होती है, इसके अंदर हमारे पास गुड पास्चर सिंड्रोम, इडियोपैथिक पल्मोनरी स्टेनोसिस, और हमारे पास ग्रैनुलोमाटोसिस विद पोली एंजाइटिस हो सकता है। गुड पास्चर में वो कह रहा है कि ये बेसिकली हमारे पास ये एक आया था, व्हाट इज गुड पास्चर, ऑटोइम्यून डिजीज है, इसके अंदर जो है ना वो एंटीबॉडीज अगेंस्ट कोलेजन टाइप 4 उसके एंटीबॉडी बनती है, और वो लंग्स की कैपेसिटीज और किडनी को इफेक्ट करेगी। जब अगेंस्ट एंटीबॉडीज जो है ना एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगी तो वो क्या करेगी, लंग्स और किडनी के अंदर क्या करेगा, लंग्स के अंदर होगा तो हमारे पास न्यूमोनाइटिस करवा देगा, किडनी के अंदर हमारे पास क्या करेगा, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस डिस्ट्रक्शन, यानी जो लंग्स और किडनी है ना, किडनी और लंग्स के एल राहुल, तो फिर वहाँ से देख लो किडनी और लंग्स की कैपेसिटीज है ना उनके अंदर, किडनी का होगा तो हमारा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, लंग्स तो न्यूमोनाइटिस। वजह क्या है, एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्सेस बन गया, तो ऑटो इम्यून हो गया ना ये गुड पास्चर सिंड्रोम, इसकी वजह से भी हमारे पास क्या होगा, ब्लीडिंग हो जाएगी, लीड टू ब्लीडिंग। फिर वो उसने कहा कि ग्रैनुलोमेटोसिस पॉली एंजाइटिस के अंदर कह रहा है कि मैनी वेसल जो है ना इन्फ्लामेशन इन्वॉल्व, ऑटो इम्यून होते हैं, एंटीबॉडीज डिपॉजिट होती है वेसल के अंदर, और वो हमारे पास कॉम्प्लिकेशन की तरफ ले जाती है। नेक्स्ट उसने कहा हुआ कि पल्मोनरी इन्फेक्शन के बारे में। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास जो है ना वो है पल्मोनरी इन्फेक्शन के अंदर सबसे पहले है नमूनिया। नमूनिया आपको पता ही है, हम बेसिकली लंग्स के पैरेन्काइमा की जब इन्फ्लामेशन हो जाती है तो इसके अंदर पस और एक्सुडेट आपके पास बहुत ज़्यादा आ जाता है। ठीक है, और इसके अंदर जो है ना वो लंग्स की आपको कंसोलिडेशन जो है ना वो आपको दिख जाती है। ठीक है, अब वो किसी भी इन्फेक्शियस एजेंट की वजह से हो सकती है। नमूनिया के अंदर आपके पास क्या क्या होती है,
कंजेशन होती है, रेड हेपेटाइजेशन होती है, ग्रे हेपेटाइजेशन होती है और लंग्स की रीमॉडलिंग। ये 4 स्टेजेस आपको पता होनी चाहिए, ठीक। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हमारे पास इन्फेक्शन किस किस चीज़ का, स्टेफ निमोनी, क्लेब्सियला, हीमोफिलस और मोरक्सिगेला, ठीक है। तो ये 4 आपको बैक्टीरिया फिंगर टिप्स पे पता होंगे और ये पूछे गए हैं पास्ट एमसीक्यूज़ और एससीक्यूज़ के अंदर भी। एक्यूट ऑनसेट है, बुखार के साथ बंदा आएगा, साथ में उसको कफ होगी एंड फिर उसको चेस्ट पेन और प्लूराइटिस होगा, ठीक है। ये था टिपिकल नमूनिया के अंदर जो था। एटिपिकल में वो कह रहे हैं हमारे पास माइकोप्लाज्मा, क्लेमाइडिया, लिगोनीला या फिर कोई वायरस भी इवन नमूनिया इफेक्ट कर सकता है, लेकिन मोस्टली स्टेप नमूनी, क्लेब्सियला, हीमोफिलस और हमारे पास मोरक्सिगेला। इसमें लेट ऑनसेट है, लो ग्रेड फीवर होता है, ड्राई कफ होती है और हमारे पास ये लेस सवेयर है। क्लासिफिकेशन हमारे पास क्या क्या है नमूनिया की, तो एनाटॉमिकल भी है और इटियोलॉजिकल भी है। एनाटॉमिकल में वो कह रहे हैं लोकलाइज्ड नमूनिया, किसी लोब के अंदर हो सकता है, या ब्रोंको नमूनिया। लोकलाइज्ड में हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक पैचीज जो है ना वो एरिया, एक खास जगह पे पैची एरिया आपको मिल जाएगा, इसे लोकलाइज्ड कहते हैं। लोबिलार में राइट लंग के 3 लोब होती हैं, या तो अपर में होगा या मिडिल में या लोअर में, मोस्टली ये लोअर लोब के अंदर आपको दिख जाएगा। ब्रोंको पल्मोनरी में इवन ब्रोंक्यूल्स भी हमारे पास अगर इन्वॉल्व हो जाए तो इसके अंदर ये भी आ जाएगा। एटियोलॉजिकल में टिपिकल, एटिपिकल, यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया टिपिकल की वजह क्या है, एटिपिकल की वजह क्या है। कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया, ठीक है, जो कम्युनिटी से होता है, ठीक है। अब मोस्टली ड्यू टू इन्फ्लुएंजा या फिर हमारे पास कोई भी स्वाइन फ्लू की वजह से होगा। एक है नोजोकोमियल, जिसे हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड भी कहते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसी बंदा किसी और बीमारी से आया लेकिन वहाँ पे अस्पताल के अंदर इन्फेक्शन था नमूनिया वाला, तो नमूनिया की वजह से हमारे पास जो इन्फेक्शन है नोजोकोमियल, जिसके अंदर स्ट्रेप्टोकोकस और एक्टिनोबैक्टर वगैरह हो जाता है। वो मतलब मोस्टली जो वेंटिलेटर के ऊपर होती है ना पेशेंट, वेंटिलेटर एक्वायर्ड नमूनिया भी एक होता है हमारे पास। उसके अंदर वेंट के ऊपर जो जाते हैं इसके अंदर हमारे पास एक्टिनोबैक्टर होता है, वो हमारे पास नमूनिया खाता है। या फिर एस्पायरेशन नमूनिया, कोई सांस की नाली के अंदर कोई ऐसी चीज़ उसने एस्पायर कर ली है, ठीक है। या फिर वो कह रहे हैं क्रोनिक नमूनिया या फिर नेक्रोटाइजिंग नमूनिया हमारे पास, या फिर एक फंगल नमूनिया भी होता है। तो ये 4-5 कैसे इसके आपको नाम आ जाएँ तो मोर देन इनफ है, ठीक है। अब बैक्टीरियल नमूनिया के अंदर टिपिकल भी हो सकता है, एटिपिकल भी। हमने देख लिया यहाँ पे टिपिकल में स्ट्रेप्टोकोकस, क्लेब्सियला, हीमोफिलस और हमारे पास मोरक्सिगेला है, ठीक है। कम्युनिटी में मैं कह रहा हूँ इन्फेक्शन फ्रॉम द लंग्स पैरेन्काइमा लीड टू कंसोलिडेशन, एक्सुडेट होता है, इसके अंदर डब्ल्यूबीसी और स्पूटम आपको बहुत दिख जाएगा। निमोकोनल इन्फेक्शन हो सकता है, कंजेस्टिव डिजीज़ है, एड्स हो सकता है, स्प्लीनेक्टमी हो जाए या सिकल सेल एनीमिया इसके अंदर आपको दिख जाएगा, किसके अंदर, कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया के अंदर, ठीक है। मॉर्फोलॉजी में लोबुलार नमूनिया भी, ब्रोंकियल नमूनिया भी ऑलरेडी हमने देख लिया। लोबार के अंदर एक लोब होता है, कंजेशन, रेड हेपेटाइजेशन, ग्रे हेपेटाइजेशन और रीमॉडलिंग, 4 स्टेजेस आपको फिंगर टिप्स भी आनी चाहिए। कंजेशन के अंदर क्या होता है, लंग्स टू हैवी, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, बोगी हो जाती हैं, ठीक है। तो बोगी और हैवी लंग्स अगर आपको नज़र आ रही हैं और साथ में उसकी रेडनेस नज़र आ रही है, तो इसका टिपिकल मतलब क्या है हमारे पास, कि वो लंग्स है इन दी स्टेट ऑफ, या दूसरी मार्कर किधर गई है, इसका मतलब है कि वो उस लंग किस स्टेट में है, कंजेशन वाली स्टेज के अंदर है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, जब कल्चर देखें तो बैक्टीरिया जो है ना वो बहुत ज़्यादा होगा, जबकि न्यूट्रोफिल कम होगी। यहाँ पे बैक्टीरियल ज़्यादा है, न्यूट्रोफिल कम है। रेड हेपेटाइजेशन में क्या है, लीवर लाइक यहाँ पे आपको कंसिस्टेंसी मिलेगी। हम इसको जिस तरह कलेजी होती है ना रेड, उसी तरह आपको अगर लंग मिल जाए, रेड फिर्म एयरलेस ग्लोब्यूल होते हैं, लीवर लाइक कंसिस्टेंसी होती है, साथ में अगर न्यूट्रोफिल लेवल ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू बैक्टीरिया, ठीक है। यहाँ पे न्यूट्रोफिल लेवल कम था, बैक्टीरिया का लेवल ज़्यादा था कंजेशन के अंदर। यहाँ पे अब न्यूट्रोफिल का ज़्यादा हो गया, बैक्टीरिया का लेवल कम हो गया, क्योंकि न्यूट्रोफिल ने अपना काम किया और फिब्रिन जो है डिपॉजिट यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, ईजी हो गया। ये था हमारे पास। अब हमारे पास ग्रे हेपेटाइजेशन में वो कह रहा है कि फिल्म कंसिस्टेंसी ऑफ द लंग्स हो जाती है, लाइसिस हो जाएगी। ग्रे में मतलब क्या, फिल्मनेस आ गई, आयरन और हीमोसिड्रिन, ठीक है, क्योंकि आरबीसीज वो आयरन और हीमोसिड्रिन वहाँ से रिलीज और वो ग्रेश ब्राउन आपको शेड देगा और हमारे पास फाइब्रिनोसेपरेटिव एक्सुडेट नजर आएगी। रेजोल्यूशन में क्या होता है, एंजाइमेटिक डाइजेशन ऑफ द फाइब्रोसेपरेटिव एक्सुडेट होता है, सेमिस डेब्रेस फ्लूइड रिलीज होता है, जिसकी वजह से हमारे पास डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है और हमारे पास मैक्रोफेजेस और फाइब्रोब्लास्ट दिख जाएंगे। फिर वो कहता है हमारे पास ब्रोंको नमूनिया। ब्रोंको नमूनिया में बेसिकली क्या होता है, कंसोलिडेटरी एरियाज नजर आते हैं फॉर एक्यूट इन्फेक्शन इन दी रिस्ट्रिक्टेड ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। अब यहाँ पे मार्फोलॉजी में वेल डेवलप्ड लीजन हो सकती है, एलिवेटेड लीजन हो सकती है, रेड, ग्रे या फिर येलो हो सकती है। माइक्रोस्कोपिकली कह रहे हैं इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट हमें दिख जाएंगे, साथ में न्यूट्रोफिल आपको दिख जाएंगे, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन क्या है नमूनिया की, टिश्यू की डिस्ट्रक्शन, साथ में नेक्रोसिस आपके पास हो जाएगी नमूनिया के अंदर।
एक तो वहाँ पे जो सारे टिश्यू हैं उसकी डिस्ट्रक्शन और नमूनिया के अंदर आपको नेक्रोसिस, एब्सेसिस भी इवन वहाँ पे दिख जाएगी और वहाँ पे पास पास यानी आपको, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो जहाँ भी नमूनिया का बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको पास दिख जाएगी। स्प्रेड टू प्लूरल कैविटी, ठीक है, अगर तो प्लूरल कैविटी के अंदर चला गया तो इसे हम एम्फाइसीमा कहेंगे, ठीक है। अब नमूनिया जो है ना वो नीचे प्लूरल कैविटी विसरल और प्राइटल प्लूरा के अंदर चला गया, इसे हम कहेंगे एम्फाइसीमा। बैक्टीरिया वो कह रहा है मे स्प्रेड टू, अगर वहाँ से फिर क्या है लिम्फ नोड के अंदर चला जाएगा, लिम्फ नोड से हम आपके ब्रेन के अंदर, ब्रेन से आपके हार्ट के अंदर चला जाएगा, ठीक है, और अगर जॉइंट के अंदर चला जाएगा तो आर्थराइटिस करवा देगा। नमूनिया इज ट्रीटेड बाय थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन, तो हमें थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन फार्माकोलॉजी अपनी याद करो वो देने पड़ते हैं। अब वो कह रहा है वायरल भी हो सकता है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड भी। फिर उसने लंग एब्सेसिस की बात की, इसके अंदर क्या होता है हमारे पास बेसिकली एब्सेस कब बनेगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो सेपरेटिव नेक्रोसिस आपको दिख जाएगी पल्मोनरी पैरेन्काइमा के अंदर, वहाँ पे कैविटेशन होगी और वहाँ पे पास फॉर्मेशन होगी। ये बस रीडिंग करने वाली चीज़ें हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब सेस साइज वो कह रहा है हो सकता है, कफ उसको बहुत ज़्यादा होगी, साथ में ब्रोंकिएक्टेसिस भी होगा, और वो फाउल स्मेलिंग अगर साथ में होगा तो इसका मतलब है कि उसको लंग एब्सेस है। हिमेपेटाइटिस खून आएगा, बुखार होगा, मसल पेन होगी, फिंगर की क्लबिंग हो जाएगी, साथ में वेट लॉस होगा, 10 से 15% जो है ना वो हमें इवन कार्सिनोमा। ट्रीटमेंट क्या है, बैक्टीरिया तो एंटीबायोटिक दे दो और साथ में जो वहाँ पे पास है उसको ड्रेन कर दो। फिर हमारे पास है पल्मोनरी टीबी के बारे में, ठीक है। तो पल्मोनरी टीबी के बारे में हमारे पास कहता है आपको माइक्रो सारी आती होगी, माइकोबैक्टीरियम की वजह से एल्विलर मैक्रोफेजेस जो है ना वो क्या करते हैं हमारे पास सारे के साथ। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है ना वो लंग्स का एक बड़ा इन्फेक्शन है, इसकी वजह से जो टीबी होती है उसे पल्मोनरी टीबी कहेंगे। अब वो कह रहा है कि माइकोबैक्टीरियम टीबी के अंदर ना लैम फैक्टर एक होता है जो कि हमारे पास फैगोसाइटोसिस, हाँ ये बाकी बैक्टीरिया भी जाती हैं लेकिन जो टीबी वाला बैक्टीरिया इसके पास वो कहता है लैम फैक्टर होता है। ये जो माइक्रोफेजेज होते हैं उनसे दोस्ती कर लेता है और उनको कहता है तुमने अब यहाँ पे कोई भी फैगोसाइटोसिस नहीं करनी, इस वजह से ये खतरनाक बन जाता है। तो ये अपनी टपाटप मल्टीप्लिकेशन करता है और वहाँ पे फोम लाइक लीजन बनाता है जिसे हम गोन कम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये जाके गोन पहन लेता है एक किस्म का माइकोबैक्टीरिया वाला, गोन फोकस बना लेता है, वो लिम्फ ड्रेनेज के अंदर लिम्फ नोड की इन्लार्जमेंट हो जाती है जिसे हम गोन कम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है। अगर लंग्स के अंदर तो गोन फोकस, अगर वो स्प्रेड करके लिम्फ नोड के अंदर भी आ गया तो इसे हम गोन कम्प्लेक्स कहेंगे। तो लिम्फ नोड के अंदर वो कह रहे हैं कि हमारे पास CD4 टी सेल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या माइक्रो रेप्लिकेट करके एल्वियर मैक्रोफेज में वो यही मैक्रोफेजेस जो है ना अब वो एक्ट करेंगी, एक्ट एज ए एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ड्यू टू CD4, क्योंकि इम्यूनिटी या वहाँ पे प्रेजेंट है लिम्फ नोड के अंदर। वो क्या करेगी, एक्टिवेट करेगी टाइप 1 हेल्पर सेल को, वहाँ से इंटरफेरॉन गैमा, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर और इंटरल्यूकिन 2 वो एक्टिवेट कर देंगे फर्दर मैक्रोफेजेस को, ठीक है। अब वो उनको गहरा दिलाएगा कि टीबी तुम्हें नुकसान पहुँचा रहा है, उठो यार, ठीक है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन ज़्यादा करेगा ताकि माइक्रोब की किलिंग कर सके। कौन, इंटरफेरॉन गैमा जो जिसने एक्टिवेट किया था मैक्रोफेजेस को, ये जाके नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन ज़्यादा करेगा, ये जहर टीबी वाले बैक्टीरिया के लिए, ठीक है। तो ये डिफेंस के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, साथ में ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर इंटरल्यूकिन 2 जो है ना वो हमारे पास मोनोसाइट की रिक्रूटमेंट करवाएगा। तो लंग्स के अंदर हमारे पास जब वो आया, रेप्लिकेशन उसने बहुत ज़्यादा कर ली, तो हमारे पास जो है ना मैक्रोफेजेस जो हैं वो जाके एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को के पास प्रेजेंट करेंगे CD4 टी के पास। तो CD4 कहेगा ये तो खतरनाक है तुम्हारे लिए, तो फ़ौरन से जो है ना उसको मैक्रोफेजेस को कहेगा तुम जो है ना वो नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन बढ़ाओ ताकि ये जो माइक्रोब है इनको किल कर सके। साथ में अपना डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट करो और साथ में ट्यूमर नेक्रोटिक और इंटरल्यूकन है ना वो और मोनोसाइट को भेजो वहाँ पे जल्दी से। वहाँ पे फौजी आ गए, वहाँ पे फिर जब फौजी आएंगे तो वहाँ पे केशियस नेक्रोसिस लड़ाई होगी, केशियस नेक्रोसिस हो जाएगा, ठीक है। अब केशियस नेक्रोसिस में दरमियान में माइकोबैक्टीरिया, साइडों पे CD4 टी सेल और ऊपर टी लिम्फोसाइट्स, आपके पास मैक्रोफेजेस एक रिम बन गया है, ठीक है, जिसे हम ग्रेनुलोमा कहते हैं। तो ग्रेनुलोमा में सेंटर के अंदर नेक्रोटिक माइकोबैक्टीरिया, फिर उसके नीचे CD4 टी सेल और फिर हमारे पास टी लिम्फोसाइट्स आ जाएंगे, ठीक है। जब कहते हैं कि जब तक माइकोबैक्टीरिया सिर्फ एल्विलर मैक्रोफेजेस में हो जिसे हम गोन कम्प्लेक्स, जब वो लिम्फ नोड में चला जाएगा तो उसे हम कहेंगे गोन फोकस कहते हैं। गोन फोकस कहते हैं, जब वो लिम्फ नोड में चला जाएगा तो गोन कम्प्लेक्स। अगर सिर्फ लंग में तो गोन फोकस, अगर वो लिम्फ नोड में चलेगा तो गोन कम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि मोनोसाइट और टी सेल की रिक्रूटमेंट होती है और वहाँ पे ग्रेनुलोमा बन जाता है और जो कि हमारे पास सेंट्रल केशियस नेक्रोसिस करवा देता है, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि फिर फाइब्रोसिस होती है, कैल्सिफिकेशन हो जाती है, उसके बाद हमारे पास क्या है वहाँ पे लंग्स की तरफ प्रॉपर स्कारिंग हो जाती है, इसे हम कहते हैं रैंक कम्प्लेक्स फॉर्मेशन। फाइब्रोसिस, कैल्सिफिकेशन, कैल्शियम आ गया वहाँ पे, फिर वो स्कार से बन के, तो इसे हम कहेंगे रैंकीज कम्प्लेक्स फॉर्मेशन। स्कारिंग के बाद वो कह रहा है कि टीबी बिल्कुल ख़त्म, लेकिन अगर मरीज़ इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है तो टीबी जो है ना दोबारा इन्फेक्शन कर देगा।
उसको क्या होता है, रात को ठंडे पसीने आते हैं, कफ आती है, उसके अंदर जो है ना वो खून आएगा, मलेज आएगा, मसल पेन होगा, वेट लॉस होगा और एनोरेक्सिया, भूख बिल्कुल नहीं लगती और वज़न बहुत गिर जाता है बंदे का। मेंटॉक्स टेस्ट जो है ना आप इसके लिए करेंगे, ट्यूबरकुलोसिस स्किन टेस्ट करेंगे, बाजू के ऊपर ना 0.1 एमएल जो है ना वो आप पीपीडी प्यूरीफायर प्रोटीन जो है ना वो इंजेक्ट करेंगे। 48 से 72 घंटे के अंदर अगर छाला बन गया तो इसका मतलब हाइपर सेंसिटिविटी है, वहाँ पे टीबी का इन्फेक्शन चल रहा है। ठीक है, फिर वो एंटीबायोटिक कुछ रिएक्शन होती है जिसके अंदर वगैरह इंट्रैक्शन होता है, इंड्यूरेशन होता है, बाकी वो कह रहे हैं हमारे पास आइसोनियाज़िड, रिफेम्पिन, एथाम्बुटोल और पैरादिनामाइड आपने देनी होती है, जिसकी वजह से वो मरीज़ ठीक हो सकते हैं। 4 गोलियाँ, 6 माह का कोर्स होता है, 4 गोलियाँ पहले 4 माह, फिर अगले 2 माह जो है ना जी सिर्फ 2 गोली चला के हम ट्रीटमेंट पूरी कर दिया करते हैं। कुछ लोगों में अगर फैमिली हिस्ट्री तो 12 मंथ भी करनी पड़ती है, 8 मंथ भी लगाने पड़ती हैं। स्पूटम और चेस्ट उसके ऊपर होता है कि कितना वो रिस्पॉन्सिव है। फिर टीबी की टाइप उसने बताई हुई है, एक हमारे पास होती है प्राइमरी टीबी और एक हमारे पास होती है सेकेंडरी टीबी। ठीक है, प्राइमरी में वो कह रहा है कि हमारे पास सिर्फ जो प्रोग्रेसिव होती है ये गोज़ टू लिम्फ नोड, वहाँ पे प्लूरल कैविटी के पास जाएगी और वहाँ से ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड, एरिनल ग्लैंड और इवन फ़ैलोपियन ट्यूब। ठीक है? फ़ैलोपियन ट्यूब दिमाग तक, स्पाइनल कॉर्ड तक, फिर हमारे पास जो गुर्दे हैं वहाँ तक और वहाँ पे फिर नीचे जो अगर फीमेल है तो फ़ैलोपियन ट्यूब भी इवन इन्वॉल्व कर सकती है। ठीक है? फिर वो कह रहा है कि रेप्लिकेशन जो है ना वो कह रहा है कि 3 वीक्स के अंदर होती है इन एल्वियोलर मैक्रोफेजेस, पेशेंट जो है ना एसिम्प्टोमेटिक होता है। डेवलपमेंट ऑफ द सेल मीडिएटेड जो है ना वो बाकी वो माइक्रोबियल सेल होती हैं और इसके अलावा एक्टिवेशन होती है माइक्रोफेजेस की। देखो ना, मैक्रोफेजेस जो है ना वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के ऊपर एक्ट करेंगे, वहाँ पे टीबी बैक्टीरिया प्रेजेंट करता है CD4 T। ठीक है, टीबी बैक्टीरिया को ना वो हम प्रेजेंट करते हैं CD4 T सेल के पास, वो एक्टिवेट करते हैं टाइप 1 सेल को जो कि हमारे पास इंटरफेरोन गामा रिलीज करती हैं। ये इंटरफेरोन गामा मैक्रोफेजेस को बताता है कि हिम्मत करो यार, ये टीबी बैक्टीरिया तुम्हारे लिए खतरनाक है, गुलामी नहीं करनी तुमने। तो वहाँ से क्या करता है, एक्टिवेशन ऑफ मैक्रोफेजेस, फिर ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर और नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ना उसकी बहुत ज़्यादा रिलीज़ करवाता है, जिसकी वजह से हमारे पास काम हो जाता है। ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन होती है, सेंट्रल नेक्रोसिस, मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट मिलके हमारे पास एक ग्रेनुलोमा बनाते हैं। बाकी वही बातें हैं, जाइंट सेल बन जाता है और हमारे पास केशियस नेक्रोसिस बन जाएगी। रॉड शेप्ड आपको एसिड फसील बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के रॉड शेप्ड एसिड फास्ट बसीलाई होते हैं। प्राइमरी टीबी फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन होगा उससे प्राइमरी के और 95% पेशेंट खुद ब खुद क्योर कर जाते हैं। सेकेंडरी में जब दूसरी मरतबा इन्फेक्शन होगा उसे सेकेंडरी टीबी कहते हैं, उसके अंदर कैविटेशन आपको सिंजिक और एपिकल लीजन्स आपको दिख जाती हैं। सेकेंडरी टीबी अपर लोब में होती है, प्राइमरी लोअर लोब में होती है। ठीक है, फिर वो कह रहा है हमारे पास सेकेंडरी लीजन अगर सिनेरियो में एपिकल लीजन होगा ना और कैविटेशन होगी तो हमेशा आपने पिक करना सेकेंडरी टीबी। ठीक है, तो ये एपिकल लीजन ऊपर वाले में और हमारे पास कैविटेशन, ये सेकेंडरी टीबी की निशानी है। बेसिलाई जो है ना वो अफेक्ट करते हैं लंग्स को। प्राइमरी टीबी में वो कह रहा है गोन कम्प्लेक्स और गोन फोकस होता है, अगर वो सिर्फ लंग्स तक है तो हमारे पास गोन कम फोकस है, अगर लिम्फ नोड इन्वॉल्व है तो गोन कम्प्लेक्स है। रेंकीज कम्प्लेक्स में अगर ग्रेनुलोमा फॉर्म कैविटेशन, इसे हम रेंकीज कम्प्लेक्स भी कहते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी होती है, पेशेंट को रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, रीएक्टिवेशन, और वो कह रहा है कि हमारे पास वो प्रोग्रेस करके एपेक्स तक आ जाएगा, लिम्फ नोड तक, ब्लड वेसल तक और इवन हमारे कैविटीज़ तक जा सकता है। ठीक है, स्प्रेड वो कह रहा है पूरे लंग्स में कर सकता है। ठीक है, और इसे हम मिलिट्री टीबी, अगर पूरा लंग्स ही इन्वॉल्व हो गया तो पूरा माल इसने इन्वॉल्व कर लिया, जिसे मिलिट्री टीबी कहेंगे। ठीक, अगर वो कह रहा है पूरी बॉडी इन्वॉल्व होगी ये टीबी में, वर्टिब्री में चला गया, स्पाइनल कॉर्ड में भी चला गया, दिमाग में भी, फैलोपियन ट्यूब में, एड्रिनल में, इसे हम सिस्टेमिक टीबी कहेंगे। ठीक है, अगर एयरवे इन्वॉल्व है तो एंडोट्रेकियल, एंडोब्रोंकियल या लीवर और बोन और इवन किडनी में जा सकते हैं। स्पूटम टेस्ट करेंगे, ट्यूबरकुलर स्किन टेस्ट, बायोप्सी, एक्सरे, चेस्ट एक्सरे करेंगे, आपको कंसोलिडेशन और हाइलन लिम्फ जो है ना इसकी एडिनोपैथी मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है लंग्स की ट्यूमर। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है लंग्स ट्यूमर या जिसको हम ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा भी कहते हैं ना। 95% कार्सिनोमा वो कह रहा है कि राइज फ्रॉम दी ब्रोंकियल एपिथीलियम, जो ब्रोंकियल की एपिथीलियम है ना वहाँ से राइज़ करता है और वो लीडिंग कॉज ऑफ द डेथ है मेल के अंदर जो स्मोकर्स होते हैं मोस्टली। ठीक है, अब टाइप में हमारे पास 2 तरह की, एक हमारे पास स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, एक हमारे पास होता है एडिनो कार्सिनोमा। ठीक है, जो स्मोकर्स होती हैं ना उसके अंदर एमसीक्यूज़ आता है, स्मोकर के अंदर हमेशा ऐसे स्मोकर, ऐसे स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। ठीक है, और जो एडिनो है वो नॉन स्मोकर्स के अंदर मोस्टली होता है। रिस्क फैक्टर क्या है, जो तम्बाकू स्मोकिंग करती हैं, ये पैसिव स्मोकिंग जो मतलब माँ के जो है ना वो पीती थी सिगरेट, तो माँ से जो है ना वो बच्चे के अंदर जो है ना वो हमारे पास होगा, तो इसे हम पैसिव स्मोकिंग भी कहते हैं। फीटस इज डूइंग पैसिव स्मोकिंग, वहाँ पे जेनेटिक फैक्टर कुछ होते हैं, म्यूटेशन हो जाती है। फिर एस्बेस्टॉस के अंदर होता है, फिर हमारे पास कह रहे हैं कि ड्रिंकिंग अल्कोहल जो है ना वो उनके अंदर। फिर वो कह रहा है कि कुछ मल्टी स्टेप प्रोसेस है, इसके अंदर सेलुलर डीएनए डैमेज हो जाता है। ठीक है, जब वो बार बार स्मोकिंग करता है तो सेलुलर डीएनए डैमेज होगा, ट्यूमर ड्राइव्ड फैक्टर जो उसकी एक्टिवेशन होगी और ऑन्कोजीन जो है ना उसकी हमारे पास, जो हमारे पास ट्यूमर वाले जीन है ना उसकी हमारे पास रेगुलेशन हो जाएगी। क्लासिफिकेशन में वो कह रहा है हमारे पास 2 तरह के होते हैं, एक हमारे पास होता है स्मॉल सेल कार्सिनोमा, एक हमारे पास है नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा। जो स्मॉल सेल है ना वो म्यूटेशन किस जीन में होती है, MYC जीन के अंदर होती है,
जबकि जो लार्ज है नॉन स्मॉल उसके अंदर के, एन और एच, के रास, एन रास और एच रास म्यूटेशन जो है ना इसकी हम इसी वजह से हमारे पास सारी चीज़ें ईजी है, बिल्कुल आपने पहले भी पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। स्मोकिंग में वो कह रहा है कि इनएक्टिवेशन होता है ट्यूमर सप्रेसर जीन की, जिसकी वजह TP53 जो है ना वो हमारे पास क्या कहते हैं लंग्स कार्सिनोमा हमारे पास करवा देता है, ठीक है। नॉन स्मोकर के अंदर जेनेटिक म्यूटेशन में कह रहा है कि कीरा जिसके अंदर एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर जो है ना इसकी हमारे पास क्या होती है रेगुलेशन के अंदर म्यूटेशन आ जाती है, तो इसे हम कहते हैं नॉन स्मोकर के अंदर ये होगा। जबकि स्मोकर के अंदर जो TP53 जीन है ना जो कि ट्यूमर सप्रेसर जीन है, जब यही स्मोकिंग की वजह से रुक गया तो ये लंग्स कार्सिनोमा इसके अंदर म्यूटेशन आ गई तो लंग्स कार्सिनोमा हो जाएगा। फिर पैथोजेनेसिस में वो कह रहा है कि नॉर्मल रिस्पिरेटरी म्यूकोजा के अंदर वो नॉन स्मोकिंग वो स्ट्रेसफुल कंडीशन हो जाती है जिसके अंदर वगैरह बेजल सेल जो है ना इसका हाइपरप्लेजिया हो जाएगा, ठीक है। जो बेजल सेल का हाइपरप्लेजिया होगा तो वो क्या होगा, वो हमारे पास एट दी एंड मेटाप्लेजिया, मेटाप्लेजिया के बाद वो डिस्प्लेसिया में कन्वर्ट होगा, डिस्प्लेसिया हमारे पास अगर मजीद ना हुआ, ठीक है, तो अब वो इन्वेसिव कार्सिनोमा के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और वहाँ पे क्या रखें हमारे पास वो उसको कैंसर हो जाएगा, ठीक है। इन्वेसिव डिस्प्लेजिया तक अगर इलाज हो जाए तो बंदा बच सकता है, लेकिन इसके बाद भी अगर फर्दर ना ठीक हो इन्वेसिव कार्सिनोमा और उसके बाद वो पक्के को बंदा पक्का पक्का बस नहीं नॉन ट्रीटेबल है। बिनाइन ट्यूमर में वो कह रहा है सेफेरिकल स्मॉल ट्यूमर होता है जिसके अंदर हमारे पास फैट होगा, फाइब्रोस होगा, टिश्यू वो सारे के सारे। क्लासिफिकेशन क्या है, प्राइमरी ट्यूमर और सेकेंडरी ट्यूमर। प्राइमरी बना ही लंग्स के अंदर, सेकेंडरी मतलब कहीं और बना था लेकिन वो जाके लंग्स के अंदर फिर फैल गया, ठीक है। तो बिनाइन के अंदर हमारे पास हो सकता है या मिलिग्नेंट। बिनाइन में नॉन इन्वेसिव, नॉन मेटास्टेसिस, नॉट हार्मफुल। लेकिन ब्रेन के अंदर अगर बिनाइन ट्यूमर होगा ना वो सिर्फ हार्मफुल होता है, बाकी लंग्स के अंदर कोई भी हार्मफुल नहीं है बिनाइन वाला, वो एक छोटा सा होता है वो वहीं पर रह जाता है। अगर मिलिग्नेंट है तो वो हमारे पास इन्वेजन भी करेगा, मेटास्टेसिस भी करेगा, हार्मफुल भी होगा और हमारे पास एपिथेलियल ड्राइव होता है, न्यूरोएंडोक्राइन हो सकता है या अनडिफरेंशिएटेड भी हो सकता है। तीन तरह के हमारे पास ये आ सकते हैं, ठीक है। लोकेशन वो कह रहे हैं सेंट्रल हो सकता है, पेरिफेरल हो सकता है, स्मॉल स्क्वेमस कार्सिनाइड, या फिर हम पेरिफेरल में एडिनाइड हो सकता है या ब्रोंको कार्सिनोमा भी हो सकता है, ठीक है। तो एक दफ़ा आया हुआ था कि हमारे पास जो है ना कि लंग्स का ट्यूमर बता दें तो स्मॉल था, स्क्वेमस था, कार्सिनाइड था, फिर पेरिफेरल में बताया ना एडिनाइड और ब्रोंको कार्सिनोमा। WHO ने जो क्लासिफिकेशन दी हुई है ना वो नॉन स्मॉल सेल है, स्मॉल सेल है, न्यूरो एंडोक्राइन है और अनक्लासिफाइड है। स्मॉल के अंदर फिर स्क्वेमस है, एडिनो है, ये सारे नाम आना चाहिए। स्क्वेमो एडिनो लार्ज है और पेपिली या ब्रोंको एल्वियुलर कार्सिनोमा हो सकता है। स्मॉल पे फिर हमारे स्मॉल सेल हो या फिर ओट सेल भी इसके अंदर एक आता है जो कि स्मॉल सेल कार्सिनोमा में। नान की हमारे पास 5 टाइम है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 2 टाइप्स है स्मॉल की, न्यूरो एंडोक्राइन में टिपिकल और एटिपिकल हो सकता है। अब नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा और स्मॉल सेल में क्या फ़र्क है? नॉन स्मॉल सेल बेसिकली क्या है, लोकलाइज्ड होता है और वो जल्दी डिटेक्ट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि वो बड़ा-बड़ा होता है ना, ठीक है, तो वो जल्दी डिटेक्ट हो जाएगा, एक जगह लोकलाइज़्ड रहेगा, लो ग्रेड होगा, मे और मे नॉट एसोसिएटेड विद स्मोकिंग, वो बंदा स्मोकिंग करता है या नहीं करता फिर हो जाएगा उसको, कैन बी क्योर्ड हो गया और हमारे पास सर्जरी के ज़रिए हम उस बड़े सारे को आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन जो स्मॉल सेल है छोटा है लेकिन तीखा बहुत है, डेंजरस है, अर्ली डायग्नोस हम नहीं कर सकते क्योंकि है ही छोटू सा, तो वो अंदर ही बैठ के अपनी करता रहेगा। सिस्टेमिक कीमोथेरेपी इसके लिए ज़रूरी होती है, जब ये अच्छी तरह फैल जाता है तब बंदे को पता चलता है ओहो मुझे तो कैंसर हो गया। फिर वो कहता है कि डायग्नोसिस आफ्टर मेटास्टेसिस हाई ग्रेड हमारे पास ट्यूमर होता है और वो कह रहा है एसोसिएटेड विद स्मोकिंग। और ट्रीटमेंट इसकी क्या है हमारे पास, वो कह रहा है कि हमने बंदे की लाइफ सेव करनी होती है, जो उसको सिम्टम्स आ रही है कीमो रेडियोथेरेपी दे के जो है उसको एज सून एज पॉसिबल ठीक करना होता है। फिर मॉर्फोलॉजी क्या है लंग्स ट्यूमर की, कह रहा है कि कार्सिनोमा जो है ब्रोंकियल एपिथेलियम से ऑलरेडी बता चुका हूँ अराइज होता है, ठीक है। लोकलाइज भी हो सकता है, इन्वेसिव भी सेंट्रल होगा, साथ में उसको कैविटेशन भी होगी। वो कह रहा है फिर स्प्रेड कहाँ-कहाँ होगा, लिम्फ नोड में होगा या ब्लड वेसल के अंदर हमारे पास से होगा। अगर लिम्फ नोड में होगा तो लोब्यूलर होगा, ठीक है, तो वो विट्रस नोड्यूल की तरह। अगर हमारा ब्लड वेसल में होगा तो वो कह रहा है न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन होगी ब्रेन में, लीवर में, किडनी में और प्लूरल कैविटी के अंदर इवन वो स्प्रेड कर देगा। एडिनोकार्सिनोमा कह रहा है कि हमारे पास लोकलाइज्ड इन पेरिफेरल हो गया। मेटास्टेसिस हो सकती है इसकी पैटर्न में, वो कह रहा है ग्लैंड। फिर सोलिटरी हो सकता है, ओहो मोबाइल बहुत गर्म हो गया यार। पेपिली म्यूसिनस होता था, हाइपरप्लेजिया, मेटाप्लेजिया, इनसाइट और कार्सिनोमा का। एटिपिकल एडिनोमेट्रोसिस में कह रहे हैं हमारे पास साइज बड़ा होगा। हाइपर क्रोमेजिया वही कैंसर की जो है ना हाइपर क्रोमेजिया, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, हर चीज़ बड़ी बड़ी होगी ना, साइज़ भी उसका बड़ा होगा, तो इसमें यही है। इन साइटों के अंदर साइज़ जो है ना वो 3 सेंटीमीटर से छोटा होगा। बाकी और इसने ऐसा यही स्क्वेमस के अंदर वही कह रहा है कि हमारे पास जो सिगरेट पीती हैं स्मोकिंग से रिलेटेड स्क्वेमस है, स्मॉलर और लार्जर में मेन ब्रोंकाई से राइज होता है और एटिलेक्टिस इन्फेक्शन हो सकता है। साथ में कह रहे हैं स्पूटम के अंदर हमारे मेलिग्नेंट सेल होती हैं और हमारे पास वेरी डिफरेंशिएटेड से पूरी डिफरेंशिएटेड हो जाएंगे। स्मॉल सेल में वो कह रहे हैं सेंट्रल मास होता है, हाइलियन
हो गया। और हमारे पास लार्ज सेल कार्सिनोमा में हमारे पास क्या होगा, पेरिफेरी में लार्जर होगा कैविटेशन और प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होगा। बाकी ये रीड वाली चीज़ें हैं कि साइटोप्लाज्म में हमारे पास ग्रेनुलोमेटस क्रोमैटिन हमारे पास होगा, साइज डबल देन लिम्फोसाइटिक होगा, ट्वाइस साइज होगा, और हमारे हाई ग्रेड ट्यूमर के अंदर ये आ जाती हैं। ठीक है। फिर कार्सिनाइड ट्यूमर के बारे में वो कह रहे हैं कि न्यूरो एंडोक्राइन से जो आती है उसे हम कार्सिनाइड ट्यूमर कहेंगे। ठीक है। जो गुड प्रोग्नोसिस है इसका, फिर वो कह रहे हैं टिपिकल भी हो सकता है, एटिपिकल भी हो सकती है। नो माइटोसिस एटिपिकल में गया मतलब जो अपनी ज़ात से अलग हैं, जो हमारे पास माइटोसिस करेंगे। ठीक है। और रिच क्रोमैटिन होता है, ये हमारे पास लो क्रोमैटिन में होती है। क्लिनिकली वो कह रहा है हमारे पास लिम्फ नोड में डिस्पेजिया, अगर तो ये रिकरेंट निरंजन नर्व को कर दे तो हमारे पास हॉर्नेस ऑफ आइस आएगी। ये भी हमारे पास एक दफ़ा आया हुआ था, हेमाटोसिस कोलैप्स लंग में लिम्फ नोड में होगा। और यहाँ पे हॉर्नर सिंड्रोम में क्या होगा, मायोसिस, एनहाइड्रोसिस, टॉसिस, इलियो हमारे सीकर रिफ्लेक्स लॉस और एक्सोप्थेल्मस जो होगा, ये मैपल आई के अंदर भी आपने पढ़ा होगा, ये निमोनिक मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, हॉर्नर सिंड्रोम का। बाकी वो कह रहा है कि हमारे पास कंप्रेसिव ब्रोंकियल प्लेक्सिस होगा, जिसकी वजह से हमारे पास पेन कोड ट्यूमर हमारे पास, मतलब आपका अगर ब्रेकियल प्लेक्सिस ये लंग्स का ट्यूमर उसको कंप्रेस कर रहा है तो इसे क्या कि पेन कोड ट्यूमर हो गया। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द सुपीरियर वेना के बाद हो सकता है, हेडेक हो सकता है, एडीमा हो सकता है। बाकी कुशिंग सिंड्रोम के साथ ये रिलेटेड है। ठीक है। मतलब पैराथायराइड का एक्सेस हो सकता है जिसके अंदर हाइपरकैल्सीमिया होगा, और इसके अंदर हमारे एडीएच एक्सेस हो सकता है। अगर लंग्स का ट्यूमर मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन प्रोड्यूस करे तो इसे क्या कहते हैं, पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम। ये भी आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है फिजियोलॉजी के अंदर भी, और पीछे पैथो में फर्स्ट ईयर में, थर्ड ईयर में भी पढ़ा हुआ है। फिर प्लूरल लेयन में वो कह रहे हैं एक्सुडेट हो सकता है, ट्रांसड्यूएट हो सकता है। एक्सुडेट क्या होगा, जो है ना वो इन्फेक्शन होगा, इन्फ्लामेशन और प्यूराइटिस के अंदर हमारे पास कह रहे हैं कि हमारे पास जो है ना वो रिजॉल्व करेगा फॉर्म फाइब्रोसिस। न्यूमोथोरेक्स में अगर एयर होगी, हाइड्रोथोरेक्स में वाटर होगा, अगर फिर वो मिल्की सिक्रीशन अगर होगी तो लिपिड के अंदर डॉक्टर थे। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अभी भी अगर किसी ने रिवीजन करनी है तो लंग पैथोलॉजी के लिए हमने कुछ रिस्ट्रिक्टिव डिजीज़ की, कुछ ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ की। ऑब्स्ट्रक्टिव में अस्थमा और एम्फीसीमा था, रिस्ट्रिक्टिव में बाकी जितनी भी हमारे पास आ गई थी। एटिलैक्टिस कोलैप्स ऑफ द लंग्स था। ठीक है। रिजॉर्प्शन एटिलैक्टिस था, कंप्रेशनल एटिलैक्टिस, ये मैंने कुछ शॉर्ट की पॉइंट्स बनाए हुए थे। ठीक है, इसको आप खुद भी पढ़ सकती हैं। रिजॉर्प्शन में फॉरेन बॉडी आ जाएगी, म्यूकस प्लग आ जाएगा। कंप्रेशन में क्या था हमारे पास, जो वह फ्लूइड था ना पेरियोरल कैविटी में वो आ रहा था। ठीक है। फिर कॉन्ट्रैक्शन में हमारे पास क्या था, क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो जाती थी, वहाँ पे फाइब्रोसिस और स्कारिंग आ जाती थी। ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टिव में हमारे पास क्या होगा, नो फाइब्रोसिस नो स्कारिंग, लेकिन वो लंग्स के अंदर जो है ना हमारे पास जो है ना वो एफ ई फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम जो है ना वो हमारे पास जो 1 सेकंड के अंदर हम बाहर निकालते हैं वो हमारे पास रिड्यूस, और फोर्स वाइटल कैपेसिटी एफ वी सी होता है। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ बताता हूँ। ई आर भी जहाँ पे आ जाएगा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है। ठीक है, जब हम ज़ोर से सांस लेके हवा बाहर निकालते हैं। आई आर भी इंस्पायरेटरी, जब हम ज़ोर से सांस लेके जितनी एक्स्ट्रा एयर अंदर लेके जाते हैं उसे हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। आर वी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है। फिर एफ ई वी वन क्या है, फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर हम जितना एक्सपायर करते हैं वो। फिर हमारे पास क्या है कि ज़ोर से सांस पहले सेकंड में कितना हमने निकाला है। ठीक है। अगर तो लंग्स को ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम कम होगा लेकिन फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी ना। ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पे हुई है ना, तो लंग्स का वॉल्यूम तो बाकी मेंटेन है। ठीक है। लेकिन आने जाने में थोड़ा सा मसला हो रहा है, तो इस वजह से हमारे पास क्या होगा, फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम जो 1 सेकंड में बाहर निकाल रहा है वो कम होगी, लेकिन वाइटल कैपेसिटी उसकी ठीक रहेगी। ठीक है। वो कह रहा है लेकिन अगर फाइब्रोसिस हो गई है, मतलब रिस्ट्रिक्टिव लंग्स डिजीज़ है, तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ये मतलब ये था हमारे पास अस्थमा वगैरह वाले में, अस्थमा ब्रोंकाइटिस के अंदर था। ठीक है। उसके अंदर सारे का सारा, तो इसके अंदर क्या था हमारे पास, 1 सेकंड में वो हवा बाहर कम निकाल रहा है, लेकिन ओवरऑल लंग्स के अंदर वॉल्यूम पूरा है, वाइटल कैपेसिटी नॉर्मल है। लेकिन अगर फाइब्रोसिस हो जाए लंग्स के अंदर, तो इसने हवा की जगह फाइब्रोसिस हो चुकी, तो हमारे पास फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम तो 1 सेकंड में नॉर्मल होगा, लेकिन हमारे पास फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी जो है ना वो हमारे पास कम हो जाएगी ओवरऑल। तो जब हम इसकी रेशियो लेंगे ना, एफ ई वी वन ओवर एफ वी सी, ठीक है, तो ऑब्स्ट्रक्टिव के अंदर हमारे पास क्या होगा, जो जिसके अंदर हमारे पास क्या था, अजदमा था। ठीक है। और वो उसके अंदर एफ ई वी वन कम थी, तो ओवरऑल रेशियो हमारे पास कम होगी, एफ ई वी वन ओवर एफ वी सी। ठीक है। लेकिन रिस्ट्रिक्टिव के अंदर क्या होगी हमारे पास, रिस्ट्रिक्टिव के अंदर एफ वी सी फोर्स वाइटल कैपेसिटी कम थी, जिसके अंदर हमारे पास क्या थी, लंग की फाइब्रोसिस हो रही थी। और ये इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, तो हमारे पास ओवरऑल रेशियो इंक्रीज, क्योंकि डिनोमिनेटर कम हो रहा है तो ओवरऑल रेशियो इंक्रीज होगी। सही हो गया। ये आपने ये याद रखना है। अगर आपको ये बात समझ आ गई है ना, ठीक है, जिसको जिसको नहीं समझ आई वो रिमाइंड करके देख ले जल्दी में। मैं बता रहा हूँ, मैं खुद भी थक चुका हूँ, मोबाइल भी बंद होने वाला है मेरा। एम्फाइसीमा में बेसिकली क्या है, सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाता है, लोब्यूलर ब्रोंक्यूल और टर्मिनल ब्रोंक्यूल के अंदर वो अल्व्यूलर। एम्फाइसीमा में वही कह रहे हैं कि हमारे पास जो है ना वो सेंट्री एसिनर
डिस्टल एसिनार, पैन एसिनार होता है, और हमारे पास एक होता है इरेगुलर है हमारे पास, ठीक है। ये वाली चार में मैंने टाइप्स बताई। फिर पिंक बफर और ब्लू ब्लैटर। पिंक बफर हमारे पास कहाँ पे होगा, एम्फाइसीमा में। ब्लू ब्लैटर हमारे पास एडिलेक्टेसिस के अंदर होता है, ठीक है। फिर कंपनसेटरी एम्फाइसीमा के बारे में मैंने डिस्कस किया, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि आधा एक पोर्शन लंग्स जो है ना वो निकालना पड़ जाता है, दूसरा लंग जो है ना वो कंपनसेट करने के लिए अपने आप को बड़ा कर लेता है। ऑब्स्ट्रक्टिव इन्फ्लेमेशन हो जाती है, मेडिएस्टिनल एम्फाइसीमा। फिर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के बारे में मैंने बताया आपको, ठीक है। फिर रेड इंडेक्स जो है ना वो 0.4 आपको पता नहीं। रेड इंडेक्स बेसिकली क्या होता है, हम ग्लैंड की थिकनेस जो है ना उसको मेजर करते हैं, ठीक है। तो अगर वो 0.4 तक होने चाहिए, इससे ज़्यादा कम होगी तो फिर मसला बन जाएगा, ठीक है। बलगम वाली खांसी आती है। एस्थमा के अंदर हमने पढ़ा एटोपिक था और नॉन एटोपिक था। एटोपिक वाला मतलब एलर्जी वाला था, और नॉन एटोपिक नॉन एलर्जी था। इंटरल्यूकन 4, 5, 13 था, ठीक है। इंटरल्यूकन 4 जो है आईजीई रिलेटेड है, 5 वाला इयोसिनोफिल के लिए, 13 वाला जो है ना वो म्यूकस की प्रोडक्शन के लिए होता है, ठीक है। फिर हमारे पास फर्स्ट एक्सपोजर में वगैरह आईजी प्रोडक्शन होती है, इयोसिनोफिल और म्यूकस प्रोडक्शन है। फिर हमारे पास एक्यूट फेज है, लेटर फेज और एयरवे मॉडलिंग, 3 फेजेज आपको हमने देखे, ठीक। फिर एटोपिक में हमारे पास क्या होता है, एलर्जन आती है, आईजीई मीडिएटेड होता है, ठीक है। नॉन एटोपिक में कह रहे हैं ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन, हमारे पास कोई भी वायरस में स्किन टेस्ट बाजू में हम इंजेक्शन लगा के देख लेते हैं, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं कि हमारे पास एस्थमा के अंदर जो है ना वो आईजी मीडिएटेड होता है, मल्टी एलर्जन पर्सन के अंदर। एटोपिक नॉन एटोपिक ड्रग इंड्यूस और ऑक्यूपेशन हमने बात कर ली। क्रुशमैन स्पाइरल और हमने बात की यहाँ पे चारकोल लेडन क्रिस्टल की बात की, ठीक है, जो कि ग्लैक्टिन 10 की वजह से हमारे पास ये आता है, जबकि यहाँ पे स्पाइरल शेप बीडेड आपको मिल जाएंगे क्रुशमैन में एस्थमा के अंदर, ठीक है। थिकनिंग होती है, ठीक है। हमारे पास फिर हाइपरट्रॉफी थी या फिर प्लेजिया था और हाइपर, सिर्फ रवैया मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ड्राइनेस और हमारे पास वो सारी की सारी बातें आ गई। ब्रोंकिएक्टेसिस में क्या है, स्मूथ मसल जो है अपने काम छोड़ देती। क्रोनिक इन्फ्लामेशन या कोई भी फॉरेन बॉडी आके होगी, वहाँ पे इन्फेक्शन होगा। इन्फेक्शन से वहाँ पे क्या होगा, जो सेल्स आएंगी इन्फ्लामेटरी सेल, वहाँ पे उसको डिस्ट्रक्शन करवा देंगे। फिर कॉन्जेनिटल कंडीशन है, कोई नेक्रोटाइजिंग नमूनिया है, ठीक है। फिर नमूनिया और ब्रोंकाइटिस के अंदर फ़र्क, उसके अंदर था नमूनिया के अंदर पिंक पफर था, ब्रोंकाइटिस के अंदर ब्लू ब्लैटर था। रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में क्या होता है कि जो भी फाइब्रोसिस वगैरह हो जाती है वो इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, ओवरऑल FEV1 ओवर FVC है ना, तो FVC कम होगा तो ओवरऑल रेशो भी इसके अंदर कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बता दिया था पहले। और रिस्ट्रिक्टिव लंग में फाइब्रोसिस, ग्रैनुलोमा, स्मोकिंग रिलेटेड या फिर इओसिनोफिलिया हो सकता है, ठीक है। देन हमारे पास जर्ड है, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़। देन हमारे पास न्यूमोकोनियोसिस में मिनरल डस्ट को कहते हैं, ठीक है। कोयला में, सिलिका में या एस्बेस्टॉस में, कॉटन इंडस्ट्री में या फिर वो शुगर केन इंडस्ट्री में काम कर रहा है, ठीक है। फिर उसने कहा कि स्टक इन दी बाइफर्केशन के अंदर कोल वर्कर में हमारे पास क्या होता है, न्यूमो एंथ्रोकोसिस, सिंपल कोल वर्कर या प्रोग्रेसिव हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, कार्बन की डस्ट होती हैं, बाकी यहाँ पे मैसिव फाइब्रोसिस होती है और वो सारी की सारी बातें हो जाती हैं। सिलिकोसिस में सिलिका जो है ना वो सैंड ब्लास्टिंग इंडस्ट्री में जो काम करते हैं उनको सिलिका होता है, ठीक है। एस से सिलिका और एस से हमारे पास सैंड ब्लास्टिंग होती है, ये MCQ आता है। देन इन्फ्लामेशन है, मॉर्फोलॉजी, सिलिकोटिक नोड्यूल बनते हैं, सैंडर नेक्रोसिस हो जाती है, और हमारे पास वो सारे के सारे। मॉर्फोलॉजी में इंटेस्टिनल फाइब्रोसिस है, और बाइफर्केशन ग्रेनुलोमा ऑफ द लंग डिजीज में वो यही कह रहे हैं कि सेंट्रल नेक्रोसिस। कार्डोसिस के अंदर ऑटोम्यून डिजीज है, नॉन नेक्रोटाइजिंग एपिथेलियल ग्रेनुलोमा। शुआन, एस से शुआन और ए से एस्ट्रॉइड बॉडी जहाँ पे मिलेगी वो हमारा पास होगा स्कार्डोसिस होगा, ठीक है। देन पल्मोनरी वेस्कुलर डिजीज में पल्मोनरी एम्बोलिज्म, हेमरेज और इन्फेक्शन हमने देखा, ठीक है। बाकी ये पल्मोनरी यूसिनोफिलिया में लोफलर डिजीज़। और स्मोकिंग रिलेटेड में क्या है, डीसुगमेशन हो जाती है, और रिस्पायरेटरी ब्रोंकिएक्टाइटिस के अंदर रिस्ट्रिक्टिव हमारे पास स्मोकिंग के अंदर होती है, रिस्ट्रिक्टिव, ठीक है। फिर पल्मोनरी वेस्कुलर डिजीज में हाइपरटेंशन था, हेमरेज था और इन्फेक्शन था। एम्बोलिज्म में वो कहीं से और से डीप वेन थ्रोम्बोसिस की वजह से हमारे पास डिस्चार्ज हो गए लंग्स में। टांग का इन्फेक्शन था, वहाँ से जाके वो लंग्स के अंदर 80% साइलेंट फीचर है। एंड पल्मोनरी इन्फेक्शन में न्यूमोकोनियोसिस है, ठीक है। वो कह रहा है कि विच काज इन्फ्लामेशन इन दी एल्विलाई होगा। बाकी जो बैक्टीरिया नमूनी, इन्फ्लुएंजा, मोरक्सिकेला, स्टेफ ऑरियस, क्लेब्सिएला, सूडोमोनास लिगोनिला और माइकोप्लाज्मा, ये सारे के सारे हमारे पास नमूनिया काजिंग बैक्टीरिया हैं, ठीक है। ये लोब की तरह आ रहे थे। फिर दो मार्फोलॉजी में इन्फ्लेम लोबुलर है, ब्रोंकोनोमुनिया हो सकता है, ठीक है। स्टेज ऑफ कंजेशन है, रेड हेपेटाइजेशन, ग्रे हेपेटाइजेशन और रीमॉडलिंग, 4 स्टेजेस आपको पता होने चाहिए। फिर हमारे पास क्या है, रेड में क्या वायरल नमूनिया हो सकता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड है, एस्पायरेशन नमूनिया। फिर लंग्स एब्सेसिस के बारे में पास आ जाती है लंग्स के अंदर। फिर हमारे पास एस्पायरेशन ऑफ द इन्फेक्टिव मटीरियल, ठीक है। अगर किसी बच्चे का दांत टूट के, ठीक है,
या मरीज़ नशे की हालत में या उसके इवन डेंचर जो है ना वो जा सकती हैं लंग्स के अंदर, वहाँ पे एब्सेस करवा सकते हैं, ठीक है। मॉर्फोलॉजी में राइट लंग जो कह रहा है मोर प्रोन होता है, और फिर ट्यूबरकुलोसिस में कह रहा है हमारे पास एसिड फास्ट बेसिला ही होते हैं, ठीक है। ट्यूबरकुलस स्किन टेस्ट या मेंटॉक्स स्किन टेस्ट जो है ना आपने करना होता है टीबी के अंदर। बाकी वहाँ पे गॉन फोकस गॉन कम्प्लेक्स मैंने बता दिया, अगर फोकस वहीं पे रहेगा, अगर वो वहाँ पे लिम्फ नोड में जाए तो गॉन कम्प्लेक्स चला जाएगा, ठीक है। जहाँ पे जॉइंट सेल फिर आपको एपिथेलाइट सेल मिल जाते हैं। और प्राइमरी टीबी जो पहली दफ़ा हुआ है, सेकेंडरी टीबी जो किसी दूसरी दफ़ा हो गया और वहाँ पे हमारे पास है, ठीक है। वहाँ पे कह रहे हैं कि लोअर लोब इन्वॉल्व है, सेकेंडरी में अपर लोब एपिकल, और यहाँ पे कैविटेशन आपको दिख जाती है, ठीक है। गोन कम्प्लेक्स में अगर वो साथ में लिम्फ नोड भी इन्वॉल्व हो, गोन कम फोकस अगर साथ में। रैंक कम्प्लेक्स क्या है, हीलिंग बाय फाइब्रोसिस ऑफ ग्रैनुलोमा गोन कम्प्लेक्स इंक्लूड लंग टिश्यू और रीजनल। अब वहाँ पे हीलिंग भी साथ हो रही है फाइब्रोसिस के साथ, साथ में गोन कम्प्लेक्स और साथ में लिम्फ नोड भी इन्वॉल्व है, ठीक है। फिर प्रोग्रेसिव पल्मोनरी टीबी जो हमारे पास कह रहा है पुअरली वॉल्ड ऑफ कैविटी के अंदर, वो दवाई ना खाने से छोड़ देने से हमारे पास वो प्रोग्रेस। बिलियरी टीबी में क्या होता है, अगर वो लिम्फेटिक के अंदर जो है ना वो वेसल के अंदर इन्फेक्ट होगा, अगेन इन्फेक्ट दी लंग्स हो गया, ठीक है। टीबी इन्फेक्शन थ्रो लिम्फेटिक्स इन्फेक्टेड द लिम्फ नोड, फिर देन गोज टू वेसल एंड अगेन इन्फेक्ट द लंग, इसे हम बिलियरी टीबी पूरे लंग्स को, यानी उसने पूरा माल ही अपने इन्वॉल्व कर लिया। येलो फाइब्रोटिक एरिया नज़र आएगा आपको, चीज़ी नेक्रोसिस मिलेगी, मरीज़ थूक फेंकेगा एयरवे में, अगर फंस जाएगा बैक्टीरिया तो वहाँ पे ग्रो कर जाएगा और वहाँ पे ग्रैनुलोमा बन जाएगा, और वहाँ पे एंडोब्रोंकियल, एंडोट्रेकियल और लेरेंजियल टीबी भी हो सकता है। लेरेंक्स का, ट्रेकिया का, ब्रोंकाई का टीबी हो सकता है। सिस्टेमिक हो गया, फिर आइसोलेटेड ऑर्गन टीबी हो गया, फिर लिम्फ एडिनाइटिस के बारे में थोड़ी सी बातें हैं, एंड लंग्स ट्यूमर के बारे में, बिनाइन और मिलिग्नेंट के बारे में बात है। एडिनो, स्क्वेमस, स्मॉल सेल और हमारे पास लार्ज सेल, ये हमारे पास कुछ थे जो टीबी के थे, ठीक है। WHO में स्मॉल सेल और नॉन स्मॉल सेल हमने ऑलरेडी अभी देख लिया है। T53 और के रास के एच, और हमारे पास ये रास प्रोटीन थी। 3P जो है ना क्रोमोसोम का जीन की इनएक्टिवेशन हो जाती है। एंड देन हमारे पास एडिनोकार्सिनोमा और एटिपिकल हाइपरप्लेजिया। एंड बाकी स्मॉल सेल कार्सिनोमा के बारे में ये है कि ये सेंट्रली लोकेटेड होता है, पेरेन्काइमा इन्वॉल्व होता है। और पैनकोट ट्यूमर की बात कर ली, पैनकोट सिंड्रोम की बात कर ली कि ब्रेकियल प्लेक्सिस भी है उसके, हार्नर सिंड्रोम में मायोसिस एंड ऑप्थल में टॉसिस हो सकता है, आईलाइट की ड्रॉपिंग हो जाएगी, वेट लॉस, एनोरेक्सिया, कफिंग टीबी के। फिर कार्सिनोइड ट्यूमर ऑफ द लंग में वो कह रहा है कि हमारे पास अगर न्यूरल और एंडोक्राइन सेल की तरह के हमारे पास हो ना, न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर होता है बेसिकली कार्सिनोइड ट्यूमर, ठीक है। तो न्यूरो एंडोक्राइन टाइप ऑफ ट्यूमर हमारे पास कार्सिनोइड ट्यूमर होती हैं। पैटर्न ऑफ ग्रोथ है इंट्राल्यूमिनर और पेरीब्रोंकियल होता है, टिपिकल होता है, एटिपिकल होगा। एंड मेलिग्नेंट मीजोथेलियोमा में हमारे पास मीजोथेलियोमा जो है ना वो लाइनिंग सारा का सारा हमारे पास आ जाएगा, इसमें एस्बेस्टॉस हमेशा आएगा। मीजोथेलियोमा में हमारे पास एस्बेस्टॉस की वजह से होता है, ठीक है। जो एक्सपोजर करते हैं हमारे पास एस्बेस्टॉस के, शिप यार्ड इंडस्ट्री के अगर एमसीक्यूज आए ना तो हमारा मिलिग्नेंट मीजोथेलियोमा आता है। लेटेंट पीरियड इसका 25 से 30 साल। अगर बंदा स्मोकर भी हो ना तो उसके अंदर मीजोथेलियोमा, मतलब लंग्स के जो पैराइटल और विसरा प्लूरा ना, इनकी लाइनिंग सारी जो है ना वो पैराइटल और विसरा की सारी लाइनिंग मीजोथेलियोमा की है, मीजोथीलियम की है, ठीक है। जबकि लंग्स के अंदर जो है ना हमारे पास एंडोथीलियम होता है। वो कह रहा है अगर सवाल में एस्बेस्टॉस आ जाए, ठीक है, और रिश्तेदारों को भी असर हो रहा है उसकी वजह से, तो वो हमारे पास एस्बेस्टॉस एक्सपोजर की वजह से शिप यार्ड इंडस्ट्री के अंदर जो रहती हैं उनके अंदर हमारे पास मीजोथेलियोमा हो जाएगा, ठीक है। फिर BAP1 जीन की म्यूटेशन है, और हमारे पास अपीयरेंस हमारे पास कुछ उसने बताई हुई है। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस रिस्पायरेटरी पैथो। होपफुली ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ आइडिया होगा। आई थिंक कि मेरे 2 घंटे ये प्रोडक्टिव हुए होंगे। अभी इंशाल्लाह मैं रेस्ट करके कोशिश करता हूँ। बाकी भी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है तो इस वजह से मैं जस्ट ये कर रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच, रिमेंबर मी आल्सो योर अप्रिशिएट। फिर अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो यू आर वेलकम, आप बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। बाकी आपको मैं कहूँगा कि एक दफ़ा जो है ना वो आपने टेबल ज़रूर देखनी है उसके पैथोमा के, और पैथोमा कह रहा हूँ रोबन्स के, ठीक है। तो उसके अंदर काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, होपफुली कि उससे आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। बाकी मैंने एमसीक्यूज़ शेयर कर दिए थे, कुछ मेरे पास पड़े भी हुए थे, ठीक है, स्पेशल पैथ के। तो मैंने जब आप भी करेंगे ना चारकोल लिडन क्रिस्टल एस्दमा का, बैरल शेप्ड एम्फेसीमा का, छोटे छोटे जो मैंने आपको बताए हैं ना, तो ये देखें ये मेरे पास कुछ बुक पड़ी हुई थी, ठीक है। तो इसके अंदर वो मैंने ये वाली बुक के PDF आपके साथ शेयर भी कर दिए थे। तो होपफुली किसी ना किसी की हेल्प होगी। थैंक यू सो मच, रिमेंबर मी आल्सो योर पीशियस प्रेयर। अभी नेक्स्ट मैं कोशिश करता हूँ किडनी को कर लें, फिर हार्ट रहता है, GIT भी रहता है, लिवर भी रहता है, ठीक है। तो उसको कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा में। मेल जेनिटल और फीमेल जेनिटल मैंने ऑलरेडी करवा दिए थे बड़े बड़े में, ठीक है। और क्या रह गया, बस
यही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो रह गई थी। तो बाकी कल वाली वीडियो में मैंने जो है ना वो वेस्कुलर पैथोलॉजी सारी की सारी करवा दी थी, ठीक है। अब हाँ, ये रहता है मेरा ना क्या इसका नाम है, हीमोपोइटिक और लिम्फाइड सिस्टम। इसके अंदर WBC हमारे बहुत ज़्यादा रह गए हैं। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में रहता है। और ठीक है, ये लंग्स की पैथोलॉजी ये मैंने आपको बता रहा था, ठीक है। टाइप 1 टाइप 2 न्यूमोसाइटोसिस, बाकी ये एटिलैक्टेसिस के अंदर बता दी, एक्यूट लंग इंजरी की बता दी। ये वाला आपने टेबल देख लेना, नमूनिया के बारे में, सेप्सिस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद गैस्ट्रिक यूरीमिया हो सकता है जो कि इनडायरेक्ट लंग इंजरी के अंदर है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टेबल है। फिर ये आपको मैंने ये सारा सर्कल बताया। फिर सेंट्री लोबार पैन, डिस्टल एम्फाइसीमा हो गया, बैरल शेप्ड हो गया, और इओसिनोफिलिया क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के बारे में, एस्थमा के बारे में, टॉपिक एटोपिक नॉन एटोपिक के बारे में, ठीक है। देन हमने डिस्कस कर लिया लोफलर सिंड्रोम, वो बाकी बातें। ये एपिथेलियल इंजरी में ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा 1 जो है ना कैविलियन की फाइब्रोब्लास्ट के, वो कह रहे कि इडियोपैथी पल्मोनरी फाइब्रोसिस कैसी होती है। एपिथेलियल की इंजरी हुई, ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा 1 खत्म हुआ, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, फाइब्रोब्लास्ट और मायोफाइब्रोब्लास्ट एक्टिवेट हुई, जिन्होंने कोलेजन की डेपोजिशन करवा दी और पल्मोनरी फाइब्रोसिस होगी। ये जो ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा 1 है ना, ये कैवियोलिन जो है ना इनकी फाइब्रोब्लास्ट है, ठीक है। ये बेसिकली उसको जाके वो क्या करता है, इसकी डेपोजिशन नहीं होने देता था, लेकिन ये कहा था जब ये हमारे पास क्या इंड्यूस टीलोमरेज, शॉर्टनिंग टीलोमरेज सीक्वेंस ऑफ एपोप्टोसिस, जब ये रुकेगा ना तो तब सारा काम खराब होगा, ठीक है। यहाँ पे इसने लिखा भी हुआ था ना फाइब्रोसिस के अंदर ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा 1 ना। बाकी मतलब कि ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा 1 जब भी एक्टिवेट होगा ना इंजरी की वजह से, तो इसने जो है ना फाइब्रोब्लास्ट जो है ना वो और मायोफाइब्रोब्लास्ट इसकी एक्टिवेशन करवानी है। उन्होंने क्या करवाना है, कोलेजन की डेपोजिशन करवानी है। साथ में इसी ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा 1 ने कैव्यूलन जो प्रोटीन है फाइब्रोब्लास्ट के अंदर उसको रोक देना है, जिसने हमारे पास ये डेपोजिशन को रोका हुआ था, ठीक है। तो TGF-B1 जो है ना वो हद से ज़्यादा बन जाएगा जब भी इसकी इंजरी होगी, ठीक है। फिर और क्या, ये कोल डस्ट या सिलिका और एस्बेस्टॉस के बारे में है, ठीक है। माइनिंग के अंदर हमारे पास ये होगा, सैंड ब्लास्टिंग के अंदर सिलिकोसिस है, कोल माइनिंग के अंदर ये है, बाकी हमारे पास जो शिप यार्ड वगैरह में उसमें आ जाता है बाकी में, ठीक है। बाकी और तो ऐसा मेरे ख्याल में कोई नहीं रह गया। ड्रग इंड्यूस्ड होगा, ग्रेनुलोमेटस डिजीज़ आ गई हैं कुछ, एंड देन पल्मोनरी डिजीज़ ऑफ वेस्कुलर रीजन है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, फिर पल्मोनरी इन्फेक्शन की बात हमने कर ली, फिर एंड पे हमारे पास ट्यूमर्स आ जाएंगे। कम्युनिटी के लंग्स एब्सेसिस की बात हमने कर ली थी, ठीक है। एंड यस, ये भी हो गया, और अपॉर्चुनिस्टिक भी हो गया, ये भी सिक्वेमस सेल भी हो गया था, ये नॉन सिक्वेमस सेल भी होगा, कार्सिनाइड ट्यूमर की हमने बात कर ली थी, ठीक है। और लो ग्रेड था, इंटरमीडिएट ग्रेड था, फिर मेलिग्नेंट मेलिनोमा के बारे में बात कर ली, और दैट्स ऑल अबाउट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।